लोगों को बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि क्रिया के क्रिया, ठीक है। अब मैं पहले प्रकार बता दूं इसके क्रिया के, ठीक है दोस्त। देखिए, क्रिया के जो प्रकार हम लोग देखेंगे ना, तो वो प्रकार कैसे कैसे देखेंगे वो ध्यान से देख लीजिएगा। क्रिया के जो प्रकार देखेंगे ना मेरे दोस्त, हम कैसे कैसे देखेंगे वो देख लीजिएगा। दो प्रकार से, दो रूप से हम क्रिया के प्रकार मेरे दोस्त देखेंगे। हालांकि तीन रूप से भी देखेंगे, यानी कि संरचना के आधार पर 5 प्रकार होते हैं, प्रयोग के आधार पर 8 प्रकार होते हैं, और रचना के आधार पर या कर्म के आधार पर मेरे दोस्त 2 प्रकार आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है ना वीर, ध्यान रखना। देखो, ये प्रकार आप लोगों के कौन कौन से कैसे कैसे होते हैं वह मैं आप लोगों को बता रहा हूं। एक ही लाइन में सभी बातें मैं आपको समझा दूंगा। देखिए, एक तो आ जाएगा आप लोगों का या तो रचना या फिर मेरे दोस्त कर्म के आधार पर। इसके कर्म के आधार पर कर्म के आधार पर आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे। और एक मिलेगा मेरे दोस्त आप लोगों को प्रयोग के आधार पर। इसके प्रयोग के आधार पर। और संरचना के आधार पर मैंने आपको बताए 5 होते हैं, प्रयोग के आधार पर 8 होते हैं दोस्त। अब देख लीजिएगा आगे चल करके, अगर मैं रचना के आधार पर प्रकार बताऊं तो 2 प्रकार आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे मेरे वीर। आप कहोगे 2 कौन कौन से मिलेंगे? एक मिलेगा मेरे दोस्त सकर्मक और एक मिलेगा अकर्मक। एक क्या मिलेगा मेरे दोस्त? सकर्मक, और एक मिलेगा क्या? अकर्मक। अब सहकर्मक अकर्मक में सबसे ज्यादा हम लोगों को दिक्कत आती है, ठीक है ना मेरे दोस्त। सहकर्मक में और अकर्मक में हम लोगों को मेरे शेर सबसे ज्यादा दिक्कत ये देखने के लिए मिलती है कि सहकर्मक को कैसे पहचानेंगे हम। ठीक है, सहकर्मक को हम कैसे पहचानेंगे, अकर्मक को हम कैसे पहचानेंगे। तो मैं आप सभी विद्यार्थियों को समझा करके चलूंगा एकदम बेहतर और जबरदस्त तरीके से, ध्यान में रखना भी आप लोगों को, ठीक है, और समझ करके भी चलना होगा। तो देखिए, सबसे पहले आता है आप लोगों का मेरे दोस्त, एक आती है क्या? सहकर्मक क्रिया। क्या आती है? सहकर्मक क्रिया। और एक आती है मेरे दोस्त अकर्मक क्रिया। एक क्या आती है मेरे दोस्त आप लोगों की? अकर्मक क्रिया। ठीक है, अकर्मक और सहकर्मक। अब अगर मैं बात कर दूं, सहकर्मक की ठीक है, तो दोस्त मैं आपको बता दूंगा कि सहकर्मक के भी हम लोग 2 भेद पढ़ेंगे। सहकर्मक के भी मेरे वीर हम कितने भेद पढ़ेंगे? तो आप कहोगे कैसे सर जी? भैया सहकर्मक के 2 भेद कैसे कैसे पढ़ेंगे? एक पढ़ेंगे हम एक कर्मक का और एक पढ़ेंगे हम द्विकर्मक का। एक क्या पढ़ेंगे मेरे दोस्त? हम एक कर्मक का और एक पढ़ेंगे द्विकर्मक का। ध्यान देना मेरी बात पर, ठीक। एक तो पढ़ेंगे एक कर्मक और एक पढ़ेंगे मेरे दोस्त द्विकर्मक। इनको भी मैं यहां पर आप लोगों के सामने प्रत्यक्ष कर दे रहा हूं, ठीक है। एक तो होगा एक कर्मक, अंतर मैं सब में बताऊंगा, आप बेफिक्र रहना। पहले आप ये जो चार्ट है ना इसको बना लीजिएगा साथों साथ। एक हो जाएगा द्विकर्मक, एक क्या हो जाएगा? द्विकर्मक। ठीक है वीर, इतनी बात सभी विद्यार्थियों की समझ में आ गई है ना? इतनी बात सभी मेरे प्यारे साथियों की समझ में आ गई है ना? एक बार जल्दी से बता दो, एक बार जल्दी से बता दो कि इतनी बात आप सभी विद्यार्थियों की समझ में आ गई है ना? फटाक से बता दो बस, है, फटाक से बता दो। देखिए, अब अगर मैं बात कर रहा हूं आप लोगों से, सबसे पहले मैं इसमें प्रकार लिखूंगा कौन कौन से जो आप लोगों के संरचना के आधार पर होते हैं ना मेरे शेर, जो आप लोगों के संरचना के आधार पर होते हैं वह प्रकार मैं आप लोगों के यहां पर लिखूंगा। फिर इसके बाद आप लोगों के मेरे दोस्त इसी के अंतर्गत 5 प्रकार पहले संरचना के आधार पर लिखूंगा, उसको मैं आगे लिख दूंगा संरचना के आधार पर। फिर उसके बाद आपके प्रयोग के आधार पर लिखूंगा, तो उसमें जोड़ दूंगा जो उनसे जोड़ने हैं मुझे। ठीक है, तो ध्यान देना, 5 प्रकार कौन कौन से होंगे उनको ध्यान से समझना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और एक है मेरे दोस्त 8। थोड़ा थोड़ा गैप इनमें हम रख देते हैं। और अब देखिए, मैंने कहा आप लोगों के प्रयोग के आधार पर कुल जो होते हैं वो 8 प्रकार आप लोगों के देखने के लिए होते हैं, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूं इसके पूर्वकालिक, प्रेरणार्थक, नाम धातु, कृदंत और संयुक्त, यानी कि संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, या फिर नाम धातु, या फिर नाम धातु, ठीक है। एक तो देखो संयुक्त क्रिया बन जाएगी आप लोगों की, है ना। हाँ, पैट के लिए ये कक्षा सफिशिएंट रहेगी, आप निश्चिंत रहें। पैट के लिए ये कक्षा सफिशिएंट रहेगी, आप चिंता ना करें बिल्कुल भी, ठीक है। नाम धातु हो जाएगी, एक हो जाएगी मेरे दोस्त आप लोगों की प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, और एक हो जाएगी आप लोगों की कृदंत क्रिया, कृदंत। एक हो जाएगी मेरे दोस्त आप लोगों की सहायक क्रिया, सहायक क्रिया, और एक हो जाएगी मेरे दोस्त आप लोगों की सामान्य क्रिया, सामान्य क्रिया। एक हो जाएगी मेरे दोस्त आप लोगों की सजातीय क्रिया। क्या हो जाएगी? सजातीय क्रिया। तो यहां देख लीजिएगा, मैं आप लोगों को यहां बता दे रहा हूं क्या, कि भाई ये जो है आप लोगों की ये वाली, यहां से लगा करके, मतलब संयुक्त क्रिया से लगा करके आपकी कृदंत क्रिया तक, ये वाली, ये आप लोगों की कहलाती हैं संरचना के आधार पर। क्या? संरचना के आधार पर, अर्थात संरचना के आधार पर कितनी हो गई? 5, 5। और बाकी जो नीले
कलर से लिखी हैं, है ना, बाकी जो नीले कलर पे लिखे हैं, है ना, तो वो मेरे दोस्त वो किसमें आ जाएगा, आप लोगों का प्रयोग के आधार पर। 8 प्रकार समझ में आ गई होगी इतनी बात सभी विद्यार्थियों की। उम्मीद है आप लोगों को सभी को मेरे दोस्त एकदम बेहतरीन तरीके से एक बार मुझे थम्स अप करके बता दीजिएगा कि हाँ जी इतनी बात सबकी समझ में आ गई है। इतनी बात मेरे दोस्त सबकी समझ में आ गई है। थम्स अप करके बता दीजिएगा जल्दी से एकदम बढ़िया एकदम बेहतरीन। चलिए अब आगे बढ़ूंगा मेरे दोस्त, ध्यान से आगे चलना है, अब आगे समझना है। ठीक है, देखिए अब इसकी परिभाषा को जानेंगे, इसके बारे में जानेंगे, क्रिया कैसे बनेगी, क्रिया का अर्थ क्या होता है, वो सारी बातों को हम इसमें समझ करके चलेंगे। देखिए सबसे पहले मैं इसकी परिभाषा आप लोगों को दूंगा। इसकी परिभाषा मैं मेरे दोस्त सबसे पहले आप लोगों को दूंगा क्रिया की। देखो क्रिया का अर्थ क्या होता है, यानी कि क्रिया की परिभाषा क्या होती है वह जानेंगे। देखो सबसे पहली बात मैं आप लोगों को बता दूं कि वे शब्द जो किसी कार्य का होना दर्शाते हैं, मैं बोल दूंगा कि वे शब्द जो जो किसी कार्य का होना दर्शाते हैं, किसी कार्य का होना दर्शाते हैं, किसी कार्य का होना दर्शाते हैं, उसको मेरे दोस्त हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। अथवा दूसरे तरीके से कैसे मिलेगी परिभाषा, अथवा दूसरे तरीके से जो आपकी जेल वार्डर की परीक्षा है ना, उसमें मेरे दोस्त आप लोगों की परिभाषा ये आई थी क्रिया की, जो मैं लिखने जा रहा हूं। क्या है, जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है, जिस शब्द से जिस शब्द से जिस शब्द से किसी कार्य का किसी कार्य का किसी कार्य का होना होना या करना, किसी शब्द का होना या करना पाया जाता है, उसे उसे क्रिया कहते हैं, उसे क्रिया कहते हैं, उसे क्या कहते हैं मेरे दोस्त, क्रिया कहते हैं। आई इतनी बात समझ में, आई इतनी बात मेरे दोस्त समझ में, है ना। ठीक है, क्लियर है। अब देखिएगा यहां पर ध्यान से, ठीक है, अब देखिएगा मेरे दोस्त यहां पर ध्यान से एकदम बेहतरीन तरीके से देख लीजिएगा। ठीक, अब आराम से इसको समझ करके मेरे दोस्त आप लोगों को चलना है। ठीक है, देखो किस प्रकार से कौन से प्रकार आते हैं वो सारे मैंने आप लोगों को लिख दिए। बस एक बुक में कभी किसी बुक में प्रयोग के आधार पर 5 दिए होते हैं, कभी किसी बुक में मेरे दोस्त 8 दिए होते हैं, कभी किसी बुक में मेरे दोस्त संरचना के आधार पर पूरे 8 दिए होते हैं, लेकिन एनसीईआरटी वाली बुक में जो मेरे दोस्त दिया होता वो आपके सामने प्रत्यक्ष है। ठीक है ना वीर, ठीक है। चलिए अब देखो, अब देखिए ध्यान से, अब यहां पर ध्यान से देखिएगा क्या बनेगा, यानी कि क्रिया से पहले हम क्या बनाएंगे, क्रिया से पहले क्या चीज आएगी। ठीक है, और आपको मैं बता दूं यह विकारी शब्द होता है, यह विकारी, विकारी मतलब परिवर्तनशील, विकारी शब्द होता है। आपसे ऐसे भी आ जाएगा, है ना, कि क्रिया कैसा शब्द है ना, निम्नलिखित में से विकारी शब्द बताइए, निम्नलिखित में से अविकारी शब्द बताइए, उसका भी आप लोगों का बोध मेरे दोस्त हो जाता है। ठीक है, अब देखिए, अब देखिएगा यहां से, यहां देखिए मैंने कहा भाई देखो मैं आप लोगों से एक बात इतनी ही कहनी चाहूंगा कि जो भी विद्यार्थी ज्यादा ज्ञान कमेंट सेक्शन में अगर देंगे तो वो ज्ञानी है, तो फिर वो ज्ञानी लोग यहाँ कक्षा में ना आए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, वो ज्यादा ज्ञानी लोग कक्षा में ना आए, अगर सामने बैठा करके परीक्षा करा ली जाए, है ना, तो भाई हर एक जो कह रहे हैं कि ये तो हमें आता है इससे आगे चलो, तो भाई अगर आप ज्ञानी हैं तो आप चले जाओ, आपको पढ़ने की क्या आवश्यकता है, आप तो ऐसे ही सेलेक्ट हो जाओगे भाई, आपको पढ़ने की क्या आवश्यकता है। बात समझ में आ गई क्या ना, बात क्लियर हो रही है ना, तो भाई आपको पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल भी ना हो, इसीलिए आप ध्यान रखना। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब देखिए ये वाली बात समझ में आ गई सबकी। अब देखिए मैं अगर बात करता हूं मेरे दोस्त धातु की, सबसे पहले इसमें धातु का अहम रोल होता है, धातु का मुख्य भूमिका इसमें होती है क्रिया में, क्रिया में सबसे ज्यादा अहम रोल जो होता है वो धातु में होती है, ये बात ध्यान रखना। यानी कि वह मूल शब्द या शब्दांश जिसमें ना जोड़ने पर क्रिया का निर्माण होता है। अब देखो वह मूल शब्द या शब्दांश, वह मूल शब्द या शब्दांश शब्दांश जिसमें जिसमें ना जोड़ने पर ना जोड़ने पर क्रिया का ना जोड़ने पर क्रिया का निर्माण होता है, क्रिया का निर्माण होता है, क्रिया का क्या होता है मेरे दोस्त, निर्माण होता है। या इसकी जो पूछी गई परिभाषा है वो क्या है, अथवा में करके लिख दो। इसकी जो परिभाषा पूछी गई है वो मेरे दोस्त किसमें कैसे लिखी गई है वो देख लीजिएगा, वो ध्यान से देखिए, अथवा में करके लिख लो। मैं कह दूंगा आप लोगों से किसकी, धातु की परिभाषा, जिस मूल शब्द से क्रिया बनती है उसे धातु कहते हैं, या क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, ये परिभाषा बनती है। क्रिया के मूल रूप को, क्रिया के मूल रूप को
धातु कहते हैं। क्या बनी मेरे दोस्त? ठीक है, मैंने क्या कहा आप लोगों से कि क्रिया के मूल रूप को मेरे दोस्त क्या होता है, क्या बनते हैं वो मेरे दोस्त, है ना, वो आपका धातु होता है। अब मैं उदाहरण के तौर पर, है ना, आप लोगों को देख करके बताता हूं, मतलब उदाहरण कैसे बनेंगे, इससे ये बात ध्यान रखना। ठीक है, देखिए मैंने कहा उदाहरण के तौर पर कैसे बनेंगे। जैसे मैं कह दूं आप लोगों से उदाहरण, ध्यान देना इस बात का, जैसे मैं कह दूं आप लोगों से पढ़ और धन न, ठीक है ना, और ये बात ध्यान विशेष तरीके से रखना, एकदम बेहतरीन तरीके से, ठीक है, इस बात का विशेष तरीके से ध्यान रखना। आगे, या मैं कह दूं हंस और ना, हंस और ना, या मैं कह दूं मेरे दोस्त लिख और ना। ठीक है भैया, तो देख लो आप लोगों के सामने बता दूंगा, है ना, और भी उदाहरण दूंगा। टहल धन ना, टहल धन ना, टहलना। अब देखिए अब देखिए ध्यान से, मैंने कहा पढ़ क्या है सर जी, ये मूल धातु है। पढ़ क्या है? मूल धातु। और ना क्या है? ना क्या है? ना क्या है? ये मेरे दोस्त आपका है शब्दांश। ना क्या है? ये मेरे दोस्त आप लोगों का है शब्दांश। ठीक है, इतनी बात। ठीक है, और ये क्या है? शब्दांश, या फिर आप कह दोगे जो शब्द जुड़ता है ना। और ये हंस, हंस भी क्या है? मूल धातु। लिख क्या है? मूल धातु। क्या कहा? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। ठीक है, तो क्रिया का जो मूल रूप है वो आपके सामने है, पढ़, हंस और लिख। अब अगर मैं क्रिया बनाऊंगा, ठीक है, तो क्रिया कैसे बनेगी? एक साथ इसको लिख देंगे तो इससे पता चल जाएगा पढ़ना, इससे पता चल जाएगा हंसना, इससे पता चल जाएगा मेरे दोस्त लिखना, यानी कि लिखना। अर्थात मैं अगर बात करूं यहां पर किसकी, तो इसमें किसका बोध हो रहा है मेरे दोस्त? पढ़ना में। इसमें पढ़ने की क्रिया का बोध हो रहा है, पढ़ने की क्रिया का मेरे दोस्त बोध हो रहा है। ठीक है, इसमें हंसने की क्रिया का बोध हो रहा है, इसमें हंसने की क्रिया का मेरे दोस्त बोध हो रहा है। ठीक है, इसमें मेरे दोस्त लिखने की क्रिया का बोध हो रहा है, इसका लिखने की क्रिया का मेरे दोस्त बोध हो रहा है। अर्थात मेरे दोस्त आपको पता चल गया होगा जो मैंने आप लोगों को बताई है। हाँ, ना को हम आप एक प्रकार से प्रत्यय के रूप में भी रख सकते हैं वीर, इसको हम प्रत्यय के रूप में भी रख सकते हैं, इसको हम किसके रूप में रख सकते हैं? प्रत्यय के रूप में भी रख सकते हैं। बस यही बात मैंने आप लोगों को समझाई। उम्मीद करूंगा कि आप सभी विद्यार्थियों को ये जो बात है वो समझ में आ गई होगी। ठीक, मैंने आप लोगों को बताया कि वे शब्द जिससे किसी कार्य का होना दर्शाया जाता है। ठीक है वीर, यहां देखो ध्यान से, मैंने कहा कि वे शब्द जिससे किसी कार्य को मेरे दोस्त होना दर्शाया जाता है, या मैं कह दूं जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना पाया जाता है उसे मेरे दोस्त क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। आगे अगर मैं बात करता हूं मेरे दोस्त, यह अपने आप में अविकारी शब्द मेरे दोस्त होता है, सॉरी विकारी, यह अपने आप में विकारी शब्द होता है। आगे बात करूं धातु की, तो वह मूल शब्द या शब्दांश जिसमें ना जोड़ने पर क्रिया बनती है ना, उसको मेरे दोस्त क्या कहते हैं? वो मेरे दोस्त धातु कहेंगे। ठीक है, आगे, या क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। ये उत्तर प्रदेश एसआई यानी कि दरोगा की परीक्षा में परिभाषा पूछी थी, बस ये वाली ऊपर वाली परिभाषा, ये वाली उत्तर प्रदेश एसआई यानी कि दरोगा, दरोगा की प्यारे दोस्तों परीक्षा में ये पूछा गया था। विकारी का अर्थ मेरे वीर ये होता है गुड़िया रानी काजल, कि जिसमें हम परिवर्तन कर लेते हैं। जैसे कर्ता के अनुसार क्रिया का परिवर्तन, अगर कर्ता मतलब पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग, और अगर क्रिया स्त्रीलिंग है तो कर्ता भी मेरे दोस्त स्त्रीलिंग होगा। मैं कह दूंगा सीमा हंसती है, मैं कह दूं सीमा हंसती है तो सीमा स्त्रीलिंग है तो हंसती है वो भी स्त्रीलिंग है। मैं कह दूंगा रमन हंसता है तो हंसता, हंसना वो पुल्लिंग है तो रमन भी पुल्लिंग है। अर्थात मैं बात करूंगा किसके अनुसार क्रिया बदल रही है? कर्ता के अनुसार क्रिया बदल रही है। इतनी बात सभी की समझ में आ गई होगी। ठीक है, और जिन विद्यार्थियों को ऐसा लग रहा है, मैं कमेंट्स एक पढ़ी है मैंने कि सर जी क्लास बोर लग रही है, तो कृपया करके आप कक्षा से चले जाएं। आपको जहां पर तांडव करके कक्षा कराई जाती है, मतलब रोग आकर के कक्षा कराई जाती है, आप वहां पर कक्षा देख सकते हैं। मतलब रोग आकर के क्या, कोई चटकुले सुना करके, है ना, या आपको, मैं देखो पढ़ाई के प्रति बहुत ज्यादा सजग रहता हूं। ठीक है, क्योंकि कल के दिन को आप लोग ही मेरे दोस्त ये बात कह दोगे कि आपने ये वाली बात नहीं कराई थी, आपकी सबसे बड़ी गलती। और मैं गलती अपनी स्वीकारता हूं जहां मैं गलत होता हूं, और जहां मैं गलत नहीं होता हूं वहां मेरे दोस्त गलत मैं होने नहीं देता। ये बात ध्यान रखना। तो बस जिसको कक्षा लेनी है वो लीजिए, और जिसको कक्षा नहीं लेनी है तो कृपया करके चले जाए, हाथ जोड़ के निवेदन है। बस केवल पढ़ाई पर ध्यान दे लो। कमेंट में पढ़ूंगा नहीं, किसी की भी, चाहे कितना भी मेरे दोस्त कमेंट कर लो, जेन्युइन जो कमेंट होगी उसको मैं पढ़ूंगा, बाकी फालतू मैं कमेंट नहीं पढ़ूंगा बिल्कुल भी। ये बात ध्यान रख लेना। ठीक है वीर, चलिए अब देखो आगे। इतनी बात सबकी समझ में आ गई, सारी बातें मैंने आप लोगों को बता दी और समझा भी दी है। ठीक है वीर, चलिए अब मैं अगर बात करता हूं आप लोगों से आगे चल करके, ये तो हमने पढ़ ली किसकी बात, ये पढ़ ली हमने किसकी बात पढ़ ली मेरे दोस्त? क्रिया के परिभाषा की बात हमने पढ़ ली। ठीक है जी, अब आगे अगर मैं बात करता हूं, इसमें एक प्रकार का बोध और होता है। देखिए, एक तो ये जो धातु दी है, एक धातु तो इसमें मूल धातु होती है। ठीक है ना मेरे दोस्त, मैंने कहा कि मेरे दोस्त एक धातु तो आप लोगों की होती है मूल धातु, ठीक है, और एक धातु होती है मेरे दोस्त आप लोगों की यौगिक धातु, इसी के अंतर्गत आती है, इसी के अंतर्गत आती है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? अब देखिए ध्यान से देखिए, ये तो पढ़ दी हमने मूल धातु, अब हम पढ़ेंगे यौगिक धातु इसी के अंतर्गत। ठीक है ना वीर, कौन सी धातु पढ़ेंगे? यौगिक धातु।
अब आप कहोगे कि भैया जी ये यौगिक धातु क्या होती है ना? भैया जी ये यौगिक धातु क्या होती है? ठीक है, तो देखिएगा मैं इसकी परिभाषा की बात कर दूंगा। दो या दो से अधिक धातुओं के संयोग से यौगिक क्रिया बनती है। मैं बोलूंगा दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक धातुओं के संयोग से, धातुओं के संयोग से, धातुओं के संयोग से क्या बनती है मेरे दोस्त? यौगिक धातु क्रिया बनती है। यौगिक धातु क्रिया बनती है, यानी कि दो या दो से अधिक धातुओं के योग से बनेगी ये वाली क्रिया। इससे बनेगी दो या दो से धातुओं के योग से मिलकर। अब देखिए किस प्रकार से बनेगी, किस प्रकार से बनेगी। उदाहरण के तौर पर मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखिए मैं कह दूंगा क्या लगा रखा, ये उठना और बैठना। मैं कह दूं उठना बैठना, उठना बैठना, ये कर दिया। रोना धोना, मैं कह दूं रोना धोना, थोड़ा सा स्पेस दे करके, रोना और धोना। क्या लगा रखा? रोना धोना। क्या लगा रखा है? रोना धोना। चलना फिरना, चलना फिरना। मैंने आप लोगों से क्या कहा था कि जो एक साथ दो धातुओं के योग से मिलकर बनेगी, या दो या दो से अधिक धातु। कहां है इसमें मूल धातु? इसमें उठ मूल धातु है, और इसमें क्या है? ना। इसमें बैठ मूल धातु है, और इसमें क्या है? ना। इसमें रो मूल धातु है, इसमें ना क्या है? प्रत्यय के रूप में। धो क्या है? मूल धातु। ना क्या है? प्रत्यय के रूप में। एक साथ दो आ गए ना, रो धो। उठ और बैठ एक साथ आ गए मूल धातु, और ना क्या आ गई मेरे दोस्त? प्रत्यय। ठीक है, बात समझ में आ गई क्या ना? और चलना तो मेरे दोस्त क्या हो जाएगा? चल, और क्या हो जाएगा? ना। और फिरना की बात करूंगा मेरे दोस्त, फिर, और धन क्या हो जाएगा? ना। ये क्या हो जाएगा आप लोगों का मेरे दोस्त? इतनी बात सबकी समझ में आ गई होगी, इतनी बात सबकी समझ में आ गई होगी। ठीक है, बात क्लियर हो गई। मैंने कहा कि मेरे दोस्त ना जो होता है ये प्रत्यय होता है, और प्रत्यय हमेशा शब्द के अंत में ही जुड़ता है। और मैंने बताया यौगिक धातु इसी को ही कहते हैं। इतनी बात का विशेष तरीके से ध्यान रख लेना। ठीक है, बात समझ में आ गई क्या ना? बात क्लियर हो गई है ना मेरे दोस्त? रविंद्र, अच्छा भैया ठीक है, मैं कुछ नहीं जानता। थैंक यू, धन्यवाद। ठीक है, मैं बिल्कुल कुछ नहीं जानता, मैं ज्ञान हूं। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन पता नहीं जाने कैसे आ जाते हैं मेरे पढ़ाए हुए एग्जाम में, ये पता नहीं। ठीक है ना, इतना ज्यादा दिमाग ना लगाओ, पढ़ने पर ज्यादा ध्यान दे लोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है ना, तो इसी तरीके की अवहेलना में ही रह जाओगे, कौन किसकी अवहेलना कर रहा। ठीक है, और इसी तरीके की अवहेलना में रह करके फिर दूसरे को देखोगे कि ये सिलेक्शन ले गया, लेकिन मैं रह गया इसी बैच से सिलेक्शन ले गया, लेकिन मैं भी इसी बैच में पढ़ा, मैंने पढ़ाई पर ध्यान कहां दिया? मैंने तो तुलना करने पर ध्यान दिया। ठीक है, ये नहीं देखते कि टीचर कितनी मेरे दोस्त मेहनत करता है आप लोगों के साथ, पीछे पर्दे के पीछे। सुबह के 9 बजे से लगा करके 1 बजे स्टूडियो में से निकलूंगा, यानी कि 4 घंटे लगातार क्लास है, समझ लो, एक एक घंटे की। ये बात का ध्यान रखना। लेकिन जितने इतनी बात मैं फिर से कहूंगा कि अगर इतना बेसिक और नॉर्मल तरीके से समझने के बाद भी नहीं आ रहा समझ में, तो भैया मेरी हाथ जोड़ी, खत्म बात। ठीक है, क्योंकि आपको, आप अगर खुद भी पढ़ रहे हो ना, आप जिससे भी पढ़ना चाहते हो पढ़ लो भैया, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन सिलेक्शन ले लियो, इतना विश्वास दिखा दियो। ठीक है ना, सिलेक्शन जरूर ले लियो। चलिए आगे बढ़ेंगे मेरे दोस्त इस बात पर, इतनी बात क्लियर है? चलिए, और जो देखो, अब जो कोई भी विद्यार्थी अगर फालतू की बात कमेंट्स में करता है तुरंत उसको ब्लॉक कर देना, तुरंत। अगर किसी की भी मतलब कोई भी बात अगर लिखता है तुरंत उसको ब्लॉक कर देना। अब करिएगा आप कमेंट्स। योग रूढ़ जो होता है ना, वो योग रूढ़ एक प्रकार का शब्द भेद के अंतर्गत आता है दोस्त। ठीक है ना, योग रूढ़ जो होता है ना वीर, वो एक प्रकार के शब्द भेद के अंतर्गत आता है। बफरिंग नहीं हो रही है प्यारे साथी? चल रही है सही एकदम। ठीक है, ठीक है ना दोस्त? चलिए आगे देखो। RWA बिना पैसे के भी बहुत मेहनत करता है मेरे दोस्त, यूट्यूब पर भी, ये बात देखते होंगे। ठीक है, चलिए आगे देखो। यहां पर अगर मैं बात करता हूं इसकी रचना या फिर कर्म के आधार पर की, तो मेरे दोस्त इसमें हम पढ़ेंगे किसको? कर्म के आधार पर क्रिया को पढ़ेंगे। अब देखिए, इसको पहचानने का तरीका भी मैं आप लोगों को बताऊंगा एकदम बेहतर और जबरदस्त तरीके से। क्या पढ़ेंगे पहले? कर्म या फिर रचना के आधार पर, कर्म के आधार पर। ठीक है, अब देखिए, अगर मैं कर्म के आधार पर बात करूंगा तो दो प्रकार आप लोगों के होते हैं। ठीक है, कर्म के आधार पर कितने होते हैं मेरे दोस्त? दो प्रकार आप लोगों के होते हैं। अब दो प्रकार किस तरीके से मेरे दोस्त होते हैं वो यहां पर ध्यान से देखिएगा। ठीक, दो प्रकार कौन कौन से होते हैं वह ध्यान से एकदम देखिएगा। सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं किसको मेरे दोस्त? अकर्मक क्रिया को, अकर्मक क्रिया। अब आप कहोगे कि अकर्मक क्रिया किसको कहते हैं? देखो, अगर मैं कह दूं अकर्मक, ए का अर्थ है बिना, और कर्म यानी कि बिना कर्म के, यानी कि ऐसी क्रिया जो बिना कर्म के होती है। क्या बोलेंगे मेरे दोस्त उसको? ऐसी क्रिया जो बिना कर्म के मेरे दोस्त होती है।
उसी को मेरे शेर क्या कहते हैं, उसी को मेरे दोस्त क्या कहते हैं, ठीक है, वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। वह क्या कहलाती है मेरे दोस्त, अकर्मक क्रिया कहलाती है। इतनी बात सबकी समझ में आ गई या ना मेरे दोस्त, इतनी बात सबकी समझ में आ गई या ना मेरे दोस्त, ध्यान रखना इस बात का। मैंने कहा कि जिन क्रियाओं का या जो क्रिया केवल और केवल किसमें अकर्म का बोध कराते, मतलब जिसमें कर्म की आवश्यकता ही ना होती है ना, मैं कह दूं कि जिसमें कर्म की आवश्यकता ही नहीं होती है, उसको मेरे दोस्त हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। बात समझ में आ गई। अर्थात अब इसकी परिभाषा क्या बनेगी आप लोग देख सकते हो। क्या, जिन क्रियाओं के कार्य का फल, जिन क्रियाओं के कार्य का फल, कार्य का फल स्वयं कर्ता में ही रहता है, स्वयं कर्ता में ही रहता है, स्वयं कर्ता में ही रहता है, उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं, उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। मैंने क्या कहा, जिन क्रियाओं के कार्य का जो फल होता है वो स्वयं कर्ता में ही रहता है, खुद कर्ता पर ही पड़ता है, खुद कर्ता पर ही पड़ता है और खुद कर्ता में ही रहता है, उसी को मेरे दोस्त हम लोग क्या कहते हैं, अकर्मक क्रिया कहते हैं। अर्थात अगर मैं बात कर दूं इन क्रियाओं में या इनमें इसमें कर्म की आवश्यकता, इसमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, नहीं होती है। और एक बात और ध्यान रखना, हम अकर्मक और सकर्मक को पहचानने के लिए, ध्यान देना मेरी बात पर, मैंने कहा हम जो हैं अकर्मक और सकर्मक को पहचानने के लिए ना मेरे दोस्त किसका प्रयोग करते हैं, क्या लगा करके हम इसको पहचान लेंगे बहुत आसान भाषा में। अकर्मक और सकर्मक को पहचानने के लिए क्या लगा करके हम उत्तर को पहचान सकते हैं। मतलब अगर क्या लगा करके, क्रिया से पहले क्या लगा करके हम लोगों को उत्तर मिला, ठीक है, क्या लगा करके हम लोगों को उत्तर मिला, तो मेरे दोस्त हम क्या कर देंगे, सकर्मक। अगर क्या लगा करके उत्तर नहीं मिला तो मेरे दोस्त हम क्या कर देंगे, अकर्मक। इतना ही ध्यान आप लोगों को रखता है। और यह भी विशेष ध्यान देना है कि क्रिया के कार्य का फल स्वयं कर्ता में ही हो, यह भी ध्यान हम लोगों को रखना है। क्रिया का जो कार्य हो रहा है ना मेरे दोस्त, उसका जो फल है, उसका जो परिणाम है, वो स्वयं कर्ता पर ही पड़े। वो किस पर पड़े, वो स्वयं कर्ता पर ही मेरे दोस्त पड़ना चाहिए। उसी को ही मेरे दोस्त अकर्मक क्रिया कहते हैं। इतना विशेष आप लोगों को ध्यान में रखना है। बात समझ में आ गई। अब देखिएगा किस प्रकार से, ठीक है, अब देखिए किस प्रकार से, देख लीजिएगा। मैं कह दूं आप लोगों से उदाहरण के तौर पर, सबके उदाहरण दूंगा, ध्यान से एकदम पढ़ते चलना, समझते चलना, ठीक है। जैसे मैं सबसे पहले उदाहरण वह देता हूं जो आपकी विगत एग्जाम में, परीक्षा में पूछे जाते हैं, उनको देता हूं, उसके बाद अपनी तरफ से जोड़ करके देता हूं। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। क्या लगा करके उत्तर ना मिले तो अकर्मक, क्या लगा करके उत्तर मिल जाए तो सकर्मक, इतना अंतर रखना दोनों में। देखिए मैं कह दूं शिशु सो रहा है, शिशु सो रहा है, शिशु सो रहा है, एक तो ये शिशु सो रहा है, एक तो ये उदाहरण हो गया मेरे दोस्त आप लोगों का। बच्चा रो रहा है, बच्चा रो रहा है, रो रहा है, ठीक है भैया। आगे मैं कह दूं आप लोगों से कुछ बालक हंस रहे हैं, हंस रहे हैं, कुछ बालक हंस रहे हैं या हंस रहे थे, ऐसे भी कह सकते हो, ठीक है। या चिड़िया आकाश में उड़ती है, चिड़िया या पक्षी आकाश में उड़ते हैं, चिड़िया आकाश में उड़ती है, ठीक है। या मैं कह दूं आप लोगों से मीरा जोर से हंसी, मीरा जोर से हंसी। तो अब आप यहां पर देख लीजिएगा जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं। देखो वीर मैंने कहा अब आप यहां देख लीजिएगा जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं, ध्यान से, एकदम ध्यान से देखो। जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े वीर, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े मेरे दोस्त, देखिएगा शिशु सो रहा है, देखिए यह है हमारी सोना मुख्य क्रिया, और यहां ये रहा है सहायक क्रिया के रूप में आ रही है। तो ये मुख्य क्रिया है, इससे पहले क्या लगाओ, क्या सो रहा है मेरे दोस्त, क्या उत्तर मिला, नहीं ना मिला। तो ये क्या है हमारा, सर जी शिशु हमारा कर्ता के रूप में आया है। सर जी शिशु किसके रूप में आया है, कर्ता के रूप में। बच्चा रो रहा है, ये सहायक क्रिया के रूप में है, रोना हमारी मुख्य क्रिया है। और कौन सो रहा है, मतलब क्या रो रहा है, बच्चा, और बच्चा क्या है, कर्ता। यानी कि क्रिया मेरे दोस्त क्या कर्म के रूप में हो रही है, नहीं सर जी। आगे देखो, कुछ बालक हंस रहे हैं सहायक क्रिया, हंसना मुख्य क्रिया, और कुछ बालक ये मेरे दोस्त कर्ता का कार्य कर रहे हैं, कर्ता का कार्य कर रहे हैं। चिड़िया आकाश में उड़ती है, उड़ना मेरे दोस्त मुख्य क्रिया के रूप में आया है।
उड़ना मेरे दोस्त मुख्य क्रिया के रूप में आया है। आकाश में ये एक आधार है वीर, आकाश में ये एक आधार है मेरे शेर। और चिड़िया ये क्या है मेरे दोस्त, आपका करता है। आगे मीरा जोर से हंसी, हंसना मेरे दोस्त क्या है, आपकी क्रिया है। और जोर से ये एक व्यथा को दर्शा रहा है। अर्थात मेरे दोस्त मैं आप लोगों से कह दूं, है ना, मैं आप लोगों से कह दूं कि ये जोर जो है ये बल देने को दर्शा रहा है। और मीरा क्या है यहां, ये अपने आप में कर्ता का कार्य कर रही है। अब मैं आप लोगों को परिभाषा बता देता हूं जो मैंने आप लोगों की लिखी है। क्या है कि जिन पर क्रिया के कार्यों का फल पड़ता है या कर कार्य का जो फल है वो स्वयं कर्ता में ही रहता है। और इन सभी उदाहरणों में मेरे दोस्त कर कार्य का जो फल है वो स्वयं कर्ता में ही रह रहा है। आप कहोगे कैसे, जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूं, ये आपको आप इस शिशु की जगह अपने आप को रख करके देख लीजिएगा। कैसे मेरे दोस्त, शिशु क्या है, कर्ता। आप अपने आप को रख के देख लो। जैसे मैं कह दूं कोई बच्चे का नाम ले दूं, मोहन सो रहा है, तो भैया सोना क्या है हमारा, सोना क्या है हमारा, वो है क्रिया, मुख्य क्रिया। अगर मैं बात कर दूं आप सभी विद्यार्थियों से इसकी मेरे दोस्त महत्वपूर्ण बात की, तो देखो सोना क्या है, क्रिया। और उस सोना क्रिया से क्या लगाओ इससे पहले, तो क्या सो रहा है, क्या सो रहा है, कोई उत्तर मिला नहीं। क्या रो रहा है, कोई उत्तर मिला नहीं। अरे ये तो खुद ही करता है, ये तो खुद करता ही है, उत्तर कहां से मिलेगा। बात समझ में आ गई क्या ना, बात क्लियर हो गई है ना मेरे दोस्त। और मैं आप लोगों को बता दूं यहां पर ध्यान से देखो, जब शिशु सोएगा तो शिशु को क्या मिलेगा, आराम। आराम किसे मिलेगा, कर्ता को। और कर्ता कौन है, शिशु। तो क्या हो गई मेरे दोस्त, अकर्मक क्रिया। कोई इसमें कर्म हुआ नहीं। दूसरी बात देखो, बच्चा रो रहा है, ठीक है, मैंने कहा बच्चा रो रहा है। अरे भैया एक बात आप लोगों ने अपने घर में भी देखी होगी, है ना, एक बार आपने अपने घर में भी देखी होगी क्या, कि जैसे मैं कह दूंगा मोहन सो रहा है, चिंटू सो रहा है, तो भैया आप कहीं से काम करके आते हो और अगर आप कहीं घर पर जाकर के अपने सो गए हो, ठीक है, मैंने कहा आपके घर पर आकर के कोई बच्चा सो गया है, तो भाई वह आराम कर रहा, आराम कहते ना हम, मेरा बच्चा जो है ये बहुत थक गया था तो आराम कर रहा। तो आराम करना किसको दर्शा रहा मेरे दोस्त, वो दर्शा रहा है किसको, किसको आराम मिल रहा है, वो मिल रहा है शिशु को, बच्चे को। कौन रो रहा है भैया, जो क्रिया है रोना, इसका प्रभाव किस पर पड़ेगा, बच्चे पर पड़ेगा। रोएगा कौन, बच्चा। हो रही क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ेगा, बच्चे पर। थोड़ी देर में सुबह सुबह के अपने आप चुप हो जाएगा, अपने आप ही शांत हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना, बात क्लियर हो रही है ना। आगे देखो, और बालक हंस रहा है। अरे आपने देखा नहीं है कि आप लोग यहां पर एक उदाहरण ये भी है, मीरा जोर से हंसी, और एक उदाहरण कुछ बालक हंस रहे हैं। हम लोग अगर कोई चुटकुला सुना दे, हम लोग अगर कोई कहानी सुना दे, हम लोग ऐसी कोई मजाक कर दें, ऐसी मजाक कर दे जिससे आप खूब हंसे खूब हंसे खूब हंसे, और हंस तो हंस तो हंस तो हंस तो क्या हो जाए मेरे दोस्त, आपके पेट में दर्द होने लगता। कहते नहीं है ओ भैया बस कर बस कर, बस मेरे पेट में दर्द होने लगा। आप क्या हो, मेरे पेट में दर्द। आप क्या हो, कर्ता। और हो रही क्रिया क्या है, हंसना, उसका प्रभाव किस पर पड़ा, आप पर। आप कौन हो, कर्ता। तो यही बात तो मैं कह रहा हूं, कितनी जोर से हंस ले मीरा, प्रभाव तेरे ऊपर ही पड़ेगा। कितनी जोर से हंस ले बालक, पर ही प्रभाव पड़ेगा। ऐसे ही चिड़िया आकाश में उड़ रही, आकाश क्या है, एक प्रकार का आधार है मेरे दोस्त। उड़ना हमारी क्रिया है, लेकिन एक बार का विशेष तरीके से ध्यान रखना, इसमें उड़ना क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ेगा, चिड़िया पर। जब ऐसा नहीं कि पूरे जीवन चिड़िया उड़ती ही रहती है, बैठती नहीं है। अरे जब थक जाएगी तो एक तरफ को बैठेगी भी। तो इतनी बात बताओ किसकी समझ में नहीं, इतनी बात बताओ मेरे दोस्त किसकी समझ में नहीं आई। गेहूं पिस रहा है, इसमें सकर्मक क्रिया है। क्या पिस रहा है, गेहूं। इतनी बात बताओ किसकी समझ में नहीं आई, एक बार मुझे थम्स अप करके बता दो, एक बार मुझे मेरे दोस्त थम्स अप करके बता दो जल्दी से, बात बताओ जल्दी से मेरे दोस्त। इतनी बात बता दो थम्स अप करके जल्दी से मेरे दोस्त, फटाफट जल्दी से बताओ, थम्स अप करके बता दो कि हाँ जी भैया जी इतनी बात सबकी समझ में आ गई है। मैं कह दूं अभी और भी उदाहरण दूंगा मेरे दोस्त, मैं आप लोगों को इससे संबंधित अभी और भी उदाहरण दूंगा, आप बेफिक्र रहना, ठीक है। लो और भी उदाहरण लो, इससे संबंधित और भी उदाहरण लो। जैसे मैं कह दूं क्या, राजेश दौड़ता है, मैं कह दूं ये सब आपके विगत परीक्षा में पूछे गए हैं, जो आपकी अब तक की परीक्षा हुई है। राजेश दौड़ता है, दौड़ना हमारी क्रिया है, इसका प्रभाव राजेश पर पड़ेगा। थकेगा कौन, राजेश पड़ेगा, राजेश ही थकेगा है। अरुण टहलता है, अरुण टहलता है, टहलना हमारी क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ेगा मेरे दोस्त, अरुण पर पड़ेगा। किस पर पड़ेगा, ठीक है। या मैं कह दूं आप लोगों से मेरे दोस्त, एक प्रकार से इसे भी आ सकता है एक बार उदाहरण, कि मेघनाथ चिल्लाता है, मेघनाथ, मेघनाथ चिल्लाता है, चिल्लाने का प्रभाव किस पर पड़ेगा मेरे दोस्त, मेघनाथ पर पड़ेगा। क्या लगा करके देख सकते हो आपको अगर उत्तर मिल जाए तो, क्या लगा करके देख सकते हो अगर आप लोगों को मेरे दोस्त उत्तर मिल जाए, क्यों, बात समझ में आ गई क्या ना। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इसमें भी मेरे दोस्त अकर्मक क्रिया है, क्योंकि क्रिया है गिरना, और क्या पत्ते क्या गिरते हैं, ये एक प्रकार से अकर्मक क्रिया है, क्योंकि यहां पर मेरे दोस्त कोई कर्म नहीं हो रहा है, पत्ते अगर वृक्ष से गिर रहे हैं तो, ये बात भी ध्यान रखना, ठीक है। बात क्लियर है। मैं कह दूं राम, राम बाजार जा रहा है, बाजार जा रहा है, क्या जा रहा है, क्या जा रहा है, नू थोड़ी कहोगे बाजार जा रहा है, बाजार तो वहां का वहीं है, निर्जीव है भैया। राम जा रहा है, राम क्या होगा मेरे दोस्त, आप लोगों का अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आ जाता है, आपके अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आ जाता है। बात समझ में आ गई या ना, बात समझ में आ गई या ना मेरे दोस्त, इतनी बात क्लियर है। या मैं कह दूं मेरे हाथ, मेरे हाथ खुजलाते हैं, खुजलाते हैं, खुजलाते हैं,
मेरे हाथ खुजलाते हैं। अरे किसके हाथ खुजला रहे हैं? मेरे ही तो हाथ खुजला रहे हैं। अगर मैं ये कह दूं कि मैं अपना सिर खुजलाता हूं तो वो मैं अपना कर्म कर रहा हूं। मैं अपना सिर खुजलाता हूं तो वह मेरे दोस्त मैं कर्म कर रहा हूं, सिर खुजाने का काम कर रहा हूं। क्या खुजाता हूं? अपना सिर खुजाता हूं। बात समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई मेरे शेर? इतनी बात यहां पर ध्यान में, इतनी बात समझ में आ गई है ना? राम क्या जा रहा है मेरे दोस्त? कुछ नहीं पता चल रहा है। राम क्या जा रहा है? कुछ पता नहीं चल रहा है। ये बात ध्यान रख लेना, ठीक है? मैं कह दूं मोहन, मोहन सारा दिन सोता है। मोहन सारा दिन सोता है, सारा दिन सोता है। और सोना अपने आप में मेरे दोस्त कौन सी क्रिया है? सोना अपने आप में अकर्मक क्रिया है। सोना अपने आप में अकर्मक क्रिया है। सोना, सोना, रोना, हंसना, ये सब अपने आप में अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आता है। बात समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई? या मैं कह दूं रमन, रमन खुशी से नाचता है। रमन खुशी से नाचता है। ओ भैया, नाचना तो मेरे दोस्त क्या है? अपने आप में एक क्रिया। नाचना तो मेरे दोस्त अपने आप में क्या है? एक क्रिया है। लेकिन खुशी क्या है? ये एक भाव है। खुशी क्या है? ये एक भाव है, कोई कर्म नहीं है। खुशी क्या है? ये एक भाव है, ये कोई कर्म नहीं है मेरे दोस्त। ये बात का ध्यान रखना। बात क्लियर है? और रमन नाचता है। अब नाचना क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ेगा? रमन पर ही पड़ेगा, ना कि खुशी पर पड़ेगा। किस पर पड़ेगा? रमन पर ही पड़ेगा, ना कि खुशी पर ही पड़ेगा। ठीक है? बात समझ में आ गई? बादल, बादल बरस रहा है। बादल बरस रहा है तो मेरे दोस्त बरसना तो क्रिया है ना? और ये बादल क्या है? कर्ता। बादल क्या है मेरे दोस्त? करता है। उम्मीद है आप सभी विद्यार्थियों को इतनी बात, मेरे वीर को, सभी मेरे प्यारे साथियों को समझ में आ गई होगी और एकदम बेहतरीन तरीके से समझ भी गए होंगे। एक बच्चा कह रहा कि भैया जी बह पानी में तैर रहा है, इसका कैसे होगा? मेरे दोस्त यहां देख लीजिएगा, बह पानी में, बह पानी में तैर रहा है, तैर रहा है। ओ वीर मेरे, ओ मेरे शेर, ये रहा है यहां पर सहायक क्रिया के रूप में आया है। तैरना अपने आप में मुख्य क्रिया है। ये पानी में मेरे दोस्त आधार है। पानी में क्या है? ये एक प्रकार का आधार मेरे दोस्त है। और ये वह जो है ये अपने आप में करता है। यानी कि क्रिया किसके द्वारा होगी? कर्ता के द्वारा ही तो होगी। ये तैरेगा किसके द्वारा? यानी कि तैरेगा कौन? कर्ता। यानी कि क्या तैर रहा है? वह तैर रहा है। अर्थात मैं बात करूंगा कि मेरे दोस्त क्रिया का जो प्रभाव है वो स्वयं कर्ता में ही रहेगा ना मेरे दोस्त। वह आपका किसके अंतर्गत आएगा? अकर्मक क्रिया के अंतर्गत ही आएगा। मैं ऐसी उम्मीद करूंगा कि अब आप किसी भी विद्यार्थी को अकर्मक क्रिया को पहचानने में मेरे दोस्त कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ऐसा मैं विश्वास के साथ कहता हूं। देखिए, हम लोगों ने अकर्मक क्रिया को कल पढ़ लिया था, आज हम पढ़ने जा रहे हैं सकर्मक क्रिया को। और मैंने आप लोगों को बताया भी था कि सकर्मक जो क्रिया होती है वो कर्म के साथ होती है। किसके साथ होती है मेरे दोस्त? कर्म के साथ होती है। अर्थात इसमें क्या लगा करके देखने से उत्तर मेरे दोस्त हम लोगों को मिल जाता है। क्या लगा करके देखने से हमें क्या हो जाता है? उत्तर मेरे दोस्त हम लोगों को मिल जाता है। इतना विशेष तरीके से ध्यान आप लोगों को रख करके भी चलना है। सभी को गुड आफ्टरनून है, सभी को प्रणाम है, सभी को स्वागत है मेरे दोस्त आपके अपने परिवार में। सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार में। तो बेहतरीन तरीके से मेरे दोस्त आप सभी कक्षा से मेरे दोस्त जुड़ जाएंगे। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं मेरे दोस्त अपनी कक्षा की ओर, अपनी क्लास की ओर। तो क्या कह रही है क्लास? देखो ध्यान से। देखिए, सहकर्मक की परिभाषा क्या बनेगी भैया जी हमारी? सहकर्मक का मतलब होता है सह, और सह का मतलब साथ, और क्या? कर्म। यानी कि कर्म इसके साथ होगा। सहकर्मक का अर्थ होता है कर्म इसके क्या होगा मेरे दोस्त? साथ होगा। यानी कि जिस क्रिया का प्रभाव, क्या बोलेंगे? जिस क्रिया का प्रभाव, जिस क्रिया का प्रभाव क्या होगा? कर्ता को छोड़कर, कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है। कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है, पड़ता है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। उसे उसे क्या कहते हैं मेरे दोस्त? उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया कहते हैं। मैंने आप लोगों को बताया कि जिस क्रिया का जो प्रभाव है मेरे दोस्त, जिस क्रिया का प्रभाव कर्ता को छोड़ करके इस पर पड़ेगा मेरे दोस्त? कर्म पर पड़ेगा। क्योंकि इसमें किसकी आवश्यकता होती है? कर्म की आवश्यकता मेरे दोस्त इसमें होती है। इसमें कर्म की आवश्यकता होती है। इसमें कर्म की आवश्यकता आवश्यकता होती है, होती है। इतना विशेष आप लोगों को ध्यान में रख करके चलना है। अब देखिए, इससे संबंधित मैं अगर उदाहरणों की बात करता हूं, ध्यान देंगे इधर। अगर मैं इससे संबंधित मेरे दोस्त आप लोगों से उदाहरण की बात करता हूं तो ध्यान से एकदम समझ करके चलेंगे। उदाहरण देखते ही आप लोगों को पता चल जाएगा कि हाँ इसमें कर्म हो रहा है। ठीक है, जैसे मैं कह दूं आप लोगों से कि रमन, रमन पढ़ता है। यहां पर मेरे दोस्त पढ़ने का कर्म हो रहा है। किसका कर्म हो रहा है? पढ़ने का। या सोहन, सोहन लिखता है। यहां मेरे दोस्त लिखने का कर्म हो रहा है। किसका?
लिखने का मेरे दोस्त कर्म यहां पर हो रहा है। लिखना और मेरे दोस्त पढ़ना दोनों के दोनों सकर्मक क्रिया के अंतर्गत मेरे दोस्त आता है। इसके अंतर्गत सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आता है। जैसे मैं आप लोगों से और उदाहरण बोल दूं, जैसे मैं कह दूं सोहन सोहन खाना सोहन खाना खा रहा है, खा रहा है। तो मेरे दोस्त यहां पर आप खा से पहले क्या लगा दो, क्या खा रहा है, खाना खा रहा है। क्या लगा दो मेरे दोस्त, क्या लगा दो, खा से पहले क्या लगा दो, क्या लग जाएगा, क्या खा रहा है, खाना खा रहा है, खाना खा रहा है। भाई उत्तर मिल रहा है हम लोगों को, क्या मिल रहा है मेरे वीर, उत्तर मिल रहा है हम लोगों को। आगे देखो और भी उदाहरण बनते हैं। जैसे मैं कह दूं राधा राधा मूर्ति, राधा मूर्ति बना रही है, यानी कि राधा क्या काम कर रही है, राधा मूर्ति बना रही है। बनाना हमारी क्रिया है, रही है यहां सहायक क्रिया है, ठीक है ना मेरे दोस्त। आगे इस बनाने से पहले क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, क्या 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 बना रही है भैया जी, मूर्ति। क्या खा रही है, खाना। पढ़ना अपने आप में क्या पढ़ रहा होगा, इसमें कर्म छिपा हुआ है, ध्यान रखना, इसमें भी कर्म छिपा हुआ है। क्या लिख रहा है, कुछ तो लिख रहा होगा। पढ़ता है, क्या पढ़ रहा है, कुछ तो पढ़ रहा होगा। बात समझ में आ गई, बात क्लियर हो गई है। मोहिनी मोहिनी पानी पी रही है, मोहिनी पानी पी रही है। मोहिनी क्या काम कर रही है, मोहिनी पानी पीने का काम कर रही है। मोहिनी किसका काम कर रही है, पानी पीने का काम कर रही है। दौड़ता है, मैं कह दूं रमेश दौड़ता है, तो रमेश किसका काम कर रहा है, दौड़ने का, तो वो काम नहीं कर रहा। उसमें दौड़ना क्रिया का प्रभाव खुद रमेश पर पड़ रहा है। और रमेश मेरे दोस्त अपने आप में किसका बोध कराता है, रमेश अपने आप में मेरे दोस्त किसका बोध कराता है, वो आपका बोध कराता है मेरे वीर, अकर्मक क्रिया का, अकर्मक क्रिया का। नहीं, हमेशा ध्यान रखना, पढ़ना लिखना खाना पीना ये क्रियाएं आप लोगों की सकर्मक होगी। रोना रोना हंसना दौड़ना चलना ये क्रियाएं आप लोगों की अकर्मक होंगी। ये बात का ध्यान रखना, ये बात का वीर ध्यान रखना। अब एक उदाहरण आपका सबसे ज्यादा परीक्षा में पूछा जाता, कौन सा वाला, ये वाला जो मैं लिख रहा हूं, बच्चा बच्चा पुस्तकालय में, ये विगत एग्जाम का उदाहरण है आपका। बच्चा पुस्तकालय में पढ़ता है, पढ़ता है। तो आप ये देखिए, अगर बच्चा पुस्तकालय में पढ़ता है ना, तो आप ऐसे मत सोचिएगा कि पढ़ना, ये पढ़ना तो क्रिया होती है मेरे दोस्तों आपकी सकर्मक, इसमें तो कहने वाली कोई बात ही नहीं है, संदेह नहीं है। लेकिन यहां ध्यान रखिए, ये पुस्तकालय कोई काम नहीं है कि पुस्तकालय में पढ़ रहा है। पुस्तकालय यहां एक आधार का बोध करा रहा है। पुस्तकालय किसका बोध करा रहा है, एक आधार का मेरे दोस्त बोध करा रहा है। बात समझ में आ गई, बात क्लियर हो गई मेरे दोस्त, इतनी बात समझ में आ गई। मैं यही बात कहना चाह रहा हूं, ये पुस्तकालय यहां आधार है, लेकिन यहां पढ़ना जो है वो अपने आप में सकर्मक क्रिया है। लेकिन यहां पढ़ना जो है वो मेरे दोस्त अपने आप में सकर्मक क्रिया है। एक कर्मक कब होगी, द्विकर्मक कब होगी, इसके बाद समझाऊंगा, आप बेफिक्र होकर के पढ़ते रहो। मैंने कहा मैं आपका प्रत्येक जो समस्या है, प्रत्येक जो कठिनाई है, उसको मैं बहुत अच्छे से समझा करके चलूंगा, आप ध्यान रखना। मैंने कहा केवल और केवल आप लोगों को इतना ध्यान रखना कि क्या लगा करके मेरे दोस्त आप लोग उत्तर पहचान सकते हो। ऐसा नहीं कि आप प्रत्येक उदाहरण में क्या लगा करके पहचान सकते हो। यहां पर मेरे दोस्त पढ़ना सकर्मक है और लिखना मेरे दोस्त अपने आप में खुद ही सकर्मक क्रिया है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। या मैं कह दूं रमन सेब खाता है, रमन सेब खाता है। क्या खाता है, सेब खाता है। क्या खाता है, सेब खाता है। इतनी बात समझ में आ गई है। मैं कह दूं मोहिनी, अभी अभी कह दूं मोहिनी मोहिनी गाना गा रही है, गाना गा रही है। तो मेरे दोस्त क्या आ जाएगा, क्या गा रही है, गाना। क्या खाता है, सेब। ऐसे करके लगा सकते हो, ऐसे करके मेरे शेर आप प्रश्न को लगा सकते हो। अरे नहीं संजय, कहां को हो जाएगा भाई, इतना तो थोड़ा सा तो दिमाग लगा लो कि यहां पानी पीने का काम हो रहा है, बच्चा दूध पी रहा है। क्या पी रहा है, दूध। अरे भाई कर्म का बोध नहीं पता चल रहा। बात समझ में आ गई, बात क्लियर हो गई, क्लियर हो गई मेरे दोस्त। इतना विशेष ध्यान रखना है आप सभी विद्यार्थियों को, ठीक है ना दोस्त। अब देखिए, अब इसके बाद आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा क्या, एक कर्मक मिलेगा इसका उदाहरण और एक मिलेगा सकर्मक, है ना। जैसे मैं कह दूं भवरा फूलों का रस पीता है, तो यहां पीना तो है हमारी क्रिया, लेकिन क्या पीता है, फूलों का रस। गीता फूल तोड़ती है, और लिख लो उदाहरण, गीता गीता फूल तोड़ती है। क्या तोड़ती है, फूल तोड़ती है। क्या तोड़ती है, फूल। ठीक है ना दोस्त, ठीक है। अब देखिए यहां पर आगे, इसके बाद एक आती है आप लोगों की एक कर्मक क्रिया और एक आती है आप लोगों की द्विकर्मक क्रिया। ये बात का ध्यान आप लोगों को रखना है, ठीक है। ये बात का अपने आप में ध्यान मेरे दोस्त आप लोगों को रखना है, ठीक है। अब ध्यान से देखो कैसे। मैंने कहा एक कर्मक क्रिया, क्या कहा मेरे दोस्त, मैंने आप लोगों से कहा एक कर्मक क्रिया। अब एक कर्मक से बोध आप लोगों को अपने आप स्वयं हो गया। किससे, इससे बोध कैसे हो गया स्वयं, कि इसमें कितने कर्म का बोध होगा, इसमें केवल और केवल मेरे दोस्त एक कर्म का बोध होगा। इसमें किसका बोध होगा मेरे दोस्त, एक कर्म का बोध मेरे दोस्त हो जाएगा। बात समझ में आ गई, बात क्लियर हो गई है ना मेरे दोस्त।
बात समझ में आ गई या ना मेरे शेर? ठीक है, अब देखिएगा आगे चल करके और उदाहरण देखिएगा किस तरीके से। देखो कहीं पर कर्म प्रत्यक्ष होता है और कहीं पर कर्म अप्रत्यक्ष होता है, अर्थात कहीं पर सामने होता है, कर्म दिखाई देता है, लिखा होता है, और कहीं पर मेरे दोस्त कर्म जो होता है वो अप्रत्यक्ष होता, मतलब जो छिपा होता है, उसको कह देंगे, इसको कह देंगे मेरे दोस्त। ठीक है ना? अब देखिए यहां ध्यान से देखिए, एक कर्मक मतलब एक कर्म का बोध होगा जिस सकर्मक क्रियाओं में केवल एक ही कर्म होता है। जिन सकर्मक क्रियाओं में जिन सकर्मक क्रियाओं में केवल एक कर्म का बोध होता है, केवल एक कर्म का बोध होता है, जिन सकर्मक क्रियाओं में केवल एक कर्म का बोध होता। आप कहोगे एक कर्म का बोध कैसे होगा मेरे दोस्त? यहां देखो एक कर्म का बोध कैसे होगा, है ना, वो ध्यान से देखो। जैसे मैं कह दूं आप लोगों के सामने, रमन रमन गेहूं, रमन गेहूं पिसवाता है, या पीसता है कर दो, या पिसवाता है कर दो। रमन गेहूं किस पिसवाता है? भैया ये क्या है? पिसवाना। या मैं कह दूं पीसता है कह दो, चलो इसके स्थान पर क्या कर दो? पीसता है। तो पीसना क्या हो जाएगी मेरे दोस्त? हमारी क्रिया है। अब क्या पीसता है मेरे दोस्त? गेहूं। ये क्या है? कर्म। एक कर्म का बोध हो गया है ना? एक कर्म का बोध हो गया है ना मेरे दोस्त? एक कर्म का बोध हो गया या ना? आराम से एक कर्म का बोध हो गया। या मैं कह दूं, अभी अभी मैंने बताया था और भी उदाहरण, जैसे मैं कह दूं सोहन सोहन झाड़ू झाड़ू लगाता है। एक कर्म का बोध हो गया या ना? सोहन झाड़ू लगाता है, एक कर्म का बोध हो गया या ना? आराम से हो गया, आराम से हो गया एक कर्म का। या मैं कह दूं अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया, अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया, एक कर्म का बोध हो गया या ना? एक कर्म का बोध हो गया ना? किसको पढ़ाया मेरे दोस्त? छात्रों को पढ़ाया। किसको पढ़ाया मेरे दोस्त? छात्रों को पढ़ाया। इतनी बात सबकी समझ में आ गई। आगे देखो इसके बाद क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, आप लोगों को और भी उदाहरण देखने के लिए मिल जाएंगे। जैसे मैं कह दूं आप लोगों को और उदाहरण कैसे, जैसे मैं कह दूं हरीश हरीश अनार खाता है, हरीश अनार खाता है। ये क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? एक कर्म। ये क्या हो जाएगा? आपका एक कर्म। आगे आता है इसी का ही मेरे दोस्त द्विकर्म। अब द्विकर्म का मतलब क्या होता है? द्विकर्मक क्रिया। अब द्विकर्मक का बोध होगा, मतलब इसमें दो कर्म होगा। ठीक है, कैसे बोध होगा? दो कर्म का। अब इसी के नीचे दो कर्म का बोध कराऊंगा, देखिए आपके सामने द्विकर्मक क्रिया। तब आपको और अच्छे से पता चलेगा कि कहां दो कर्म हो रहे हैं और कहां पर एक कर्म हो रहा है, क्योंकि इसी के पास आपके पास क्या है? एक कर्म का बोध, और यहां पर आपको नीचे दियागा दो कर्म का बोध। यानी कि जिन सकर्मक क्रियाओं से दो कर्म का बोध हो, जिन सकर्मक क्रियाओं से जिन सकर्मक क्रियाओं से दो कर्म का बोध हो, दो कर्म का बोध हो, दो कर्म का बोध हो। अब देखिए मैंने आप लोगों को उदाहरण बताए थे ऊपर, जैसे रमन गेहूं पिसवाता है, इस तरीके से बताए थे ना? बताए थे। अब मैं आप लोगों को और उदाहरण दे दूं किस प्रकार से, जैसे इसी के समान दूंगा मैं आप लोगों को, द्विकर्मक के उदाहरण दूंगा, ध्यान रखना। जैसे राधा ने राधा ने श्याम को राधा ने श्याम को हिंदी पढ़ाई। राधा ने श्याम को हिंदी पढ़ाई। क्या हो गया मेरे दोस्त? इसमें दो कर्म। आप कहोगे कहां है दो कर्म? अरे साफ साफ झलक रहे हैं दो कर्म। राधा ने किसको पढ़ाई? श्याम को। क्या पढ़ाई? हिंदी पढ़ाई। क्या हो गए? दो कर्म। क्या हो गए? दो कर्म। बात खत्म, समाप्त। क्या हो गए मेरे दोस्त? दो कर्म। बात क्लियर है? बात क्लियर है ना? मैं बस इतना विशेष तरीके से ध्यान रखना, बस इतना विशेष तरीके से ध्यान रखना कि एक कर्मक और एक द्विकर्मक का बोध मेरे दोस्त आप लोगों को होगा यहां पर। ठीक है, द्विकर्मक और एक कर्मक का बोध होगा। अरे सोचने का फर्क है, समझने का फर्क है, बस समझ और सोच में अंतर ना दिखाई दे रहा तुम्हें? है भाई? इसमें एक कर्म का बोध रहा है, इसमें दूसरा कर्म दिखाई दे रहा है। एक कर्मक और द्विकर्मक में पता ही ना चल रहा है। मैं कह दूं रमन ने श्याम को थप्पड़ मारा, लो ये दो कर्म का हो गया। रमन ने श्याम को थप्पड़ मारा। अरे रमन ने किसको मारा? श्याम को। अरे क्या मारा? थप्पड़ मारा। खत्म, दो कर्म ना हो गए? खत्म बात है। लो मैं इस उदाहरण को भी लिख रहा हूं। रमन ने श्याम को रमन ने थप्पड़ मारा, वो एक सिंगल कर्म हो जाएगा। रमन ने श्याम को थप्पड़ मारा, ये हो गया दो कर्म का बोध। किसको? श्याम को। क्या मारा? थप्पड़। समाप्त है। बात क्लियर है? या मैं कह दूं हमने मोहन से मकान खरीदा। हमने मोहन से मकान खरीदा। अब यहां दो कर्म कैसे कहते ना है? न्यू ना कहते यार तूने मकान ले लिया, बताई ना किसका मकान था? किससे खरीदा तूने? हम कह देंगे मोहन से। क्या खरीदा? मकान। क्या हो गए मेरे दोस्त? दो कर्म आप लोगों के सामने।
जैसे आप लोगों से कह दूं, दुकानदार ने ग्राहक को क्या दी? दुकानदार ने ग्राहक को सामग्री दी। दुकानदार ने ग्राहक को सामग्री दी, इसके अंतर्गत आ जाएगा। बात खत्म, इसके अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई है ना? इतनी बात क्लियर हो गई है भाई? इतनी बात सबकी समझ में आ गई है ना? मैंने कहा सिर्फ और सिर्फ दो कर्म का बोध इसके अंतर्गत आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ किसका बोध मिलेगा? दो कर्म का। जैसे राजा ने ब्राह्मण को दान दिया, राजा ने ब्राह्मण को दान दिया, दान दिया, दान दिया, ऐसे कह सकते हो। हमेशा ध्यान रखना, राजा ने ब्राह्मण को, यहां ब्राह्मण क्या है मेरे दोस्त? यहां ब्राह्मण सजीव कर्म है। यहां ब्राह्मण क्या है मेरे दोस्त? वो अपने आप में सजीव कर्म है। और ये दान जो है ये मेरे दोस्त निर्जीव कर्म है। दान जो है वो कैसा कर्म है? वो निर्जीव कर्म है। एक बात का ध्यान रखना, सजीव कर्म अर्थात मेरे दोस्त अप्रत्यक्ष कर्म, सजीव कर्म अर्थात मेरे दोस्त अप्रत्यक्ष कर्म, और निर्जीव कर्म अर्थात मेरे दोस्त प्रत्यक्ष कर्म। निर्जीव कर्म अर्थात मेरे दोस्त प्रत्यक्ष कर्म। इतनी बात सभी विद्यार्थियों की समझ में आ गई होगी। इसको मुख्य कर्म भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको मेरे दोस्त मुख्य कर्म भी कहते हैं। बात क्लियर है? बात क्लियर है? मोहन लिखता है, सोहन पढ़ता है, वो एक कर्मक क्रिया के अंतर्गत आएगा। इसके अंतर्गत आएगा, एक कर्मक क्रिया के अंतर्गत मेरे दोस्त आएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी एकदम बेहतरीन और जबरदस्त तरीके से। ठीक है, क्लियर है? यानी कि ये बात ध्यान रखना, इसको हम कैसे पहचानेंगे? इसको किसको और किससे, किसको और किससे पहचानेंगे मेरे दोस्त? इसको हम किसको और कौन लगा करके पहचानेंगे? किसको और कौन लगा करके पहचानेंगे? एक कर्म को। ठीक है, किसको और कौन लगा करके पहचानेंगे, और इसको हम किससे पहचानेंगे? क्या लगा करके। ठीक है, मतलब द्विकर्मक क्रिया में किसको, किसको और कौन, कौन लगाकर पहचान लेंगे, दो कर्म का बोध अगर करेंगे। और दूसरा मेरे दोस्त मुख्य क्रिया जो होगी उसको क्या लगा करके पहचान लेंगे, क्या लगा करके हम उसको पहचान लेंगे। अब बताओ किसकी समझ में ना आ रही इतनी सी बात? अब बताओ इसमें किसकी समझ में ना आ रही इतनी सी बात? मैडम बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रही है, मैडम बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रही है। मैडम किसको पढ़ा रही? बच्चों को। किसको? बच्चों को। क्या पढ़ा रही? ट्यूशन। खत्म। क्या हो गया? द्विकर्मक। क्या हो गया? द्विकर्मक। बात बताओ समझ में आई या ना मेरे दोस्त? बात बताओ इतनी समझ में आई या ना मेरे दोस्त? ठीक है, आगे देखो अगला प्रश्न, आगे देखो अगला प्रश्न। मैंने कहा किसको और कौन लगा करके हम द्विकर्मक में पहचान लेंगे, एक कर्मक में तो हम क्या लगा करके ही पहचान लेंगे, बस उसको आराम से पहचान लेंगे। जैसे मैं कह दूं है ना, ऋषि ने, देखो द्विकर्मक उदाहरण का एक और उदाहरण दे रहा हूं आप लोगों के लिए, द्विकर्मक का ही उदाहरण दे रहा हूं। मैं कह दूं ऋषि ने, ये द्विकर्मक का उदाहरण है। ऋषि ने कन्या को, ऋषि ने कन्या को वचन दिया, ऋषि ने कन्या को वचन दिया, वचन दिया। तो यही बात तो मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, देख लीजिएगा। ये कन्या को अप्रत्यक्ष कर्म है, ठीक है, और ये प्रत्यक्ष कर्म है क्योंकि सामने वचन दिया है। आज समझ में आ रही कि नहीं? अब देखिए यहां पर ये क्या आ जाएगा मेरे दोस्त? किसको दिया, किसको या कौन, दोनों में से एक लगा करके पहचान सकते हो। क्या दिया? वचन। क्या हो गया? द्विकर्मक क्रिया के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? द्विकर्मक। मैं कह दूं रमन ने, या आपका किसी का भी नाम ले लो, सोहन ने क्या गाय को चारा खिलाया। किसको खिलाया? गाय को। क्या खिलाया? चारा। भाई इससे आसान क्या हो सकता, इससे आसान क्या हो सकता? ठीक है, इससे आसान क्या हो सकता मेरे दोस्त? ठीक है ना दोस्त? चलिए आगे देखो अगला प्रश्न, अगला प्रश्न। हाँ, ऐसा नहीं कि भैया कि दोनों तरफ अकर्मक और दोनों तरफ वो होंगे सजीव और निर्जीव, दोनों तरफ सजीव भी आ सकते हैं, लेकिन होगी सकर्मक क्रिया ही। ये बात का ध्यान आप लोगों को रखना। द्विकर्मक क्रिया के भेद के अंतर्गत आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी किसमें? सकर्मक क्रिया के अंतर्गत। ठीक है भैया, आगे देखो अगला पॉइंट हमारा आता है, मुख्य भूमिका निभाता है जो, वो किसको निभाता है मेरे दोस्त? प्रयोग के आधार पर पढ़ेंगे हम, कुल पढ़ लेंगे सारे एकदम आठों के आठों, प्रयोग के आधार पर। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं मेरे दोस्त किसको? संयुक्त क्रिया को। किसको पढ़ने जा रहे हैं हम? संयुक्त क्रिया को पढ़ने जा रहे हैं दोस्त। अब संयुक्त क्रिया कौन कौन सी होती है, कैसी होती है, ये बात को ध्यान में रखना है। इसकी परिभाषा क्या बनेगी ये बात ध्यान रखो। सर जी मुझे तो बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। बिल्कुल भाई, देखो समझने का जो प्रयास करेगा वो समझेगा, और जिसको एकदम बस केवल किताब खोलते ही ऐसा चाहिए ना, हाँ एकदम से आ जाए, कभी ना आएगा जीवन में भी। ये बात ध्यान रखना, किताब खोलते ही नहीं आएगा भाई। जब तक उसके आप परिभाषा को नहीं जानोगे, जब तक उसकी जो उसमें बात कही गई है उसको नहीं जानोगे, तब तक कैसे आ जाएगा मेरे दोस्त? ठीक है ना?
ये बात ध्यान रखना। और इतना मैं विश्वास दिलाता हूं, जब वर्कशीट दूंगा तो आप जो क्रिया होगी ना क्वेश्चन में मेरे दोस्त, बहुत आसान तरीके से बना दोगे, इतना मुझे विश्वास है, इतना मुझे विश्वास है कि आप पढ़ करके एकदम आसानी से बना दोगे। ठीक है, आगे देखो, जब अगर किसी को नहीं आ रहा तो है आराम से समझने का प्रयास करेंगे तभी आएगा। ठीक है भाई, चलिए आगे देखो। मैंने कहा संयुक्त क्रिया। अब संयुक्त क्रिया की परिभाषा क्या होगी? जब कोई क्रिया दो क्रियाओं के संयोग से निर्मित होती है। पीछे तो हम प्रधानमंत्री को भी गाली दे देते हैं मेरे दोस्त, ठीक है, पीछे तो हम किसको भी गाली देते हैं, प्रधानमंत्री को भी गाली देते हैं। अगर सामने से कोई दे दे उसको, तब बात होती है। यह बात का ध्यान रखना, क्योंकि सामने में और पीछे में बहुत अंतर होता। ठीक है ना, यहां देखो ध्यान से, मैंने कहा संयुक्त क्रिया क्या है? जब कोई क्रिया दो क्रियाओं के संयोग से निर्मित होती है। जब कोई क्रिया, मैं परीक्षा के बाद बात करूंगा भैया, जब कोई क्रिया दो क्रियाओं के संयोग से निर्मित होती है। जब आप में से ही विद्यार्थी करके आएंगे क्वेश्चन, और फिर मैं जवाब मांगूंगा आप लोगों से कि आपसे क्यों नहीं हुआ। जब कोई क्रिया दो क्रियाओं के संयोग से निर्मित होती है, क्योंकि उनको भी मैं ही पढ़ा रहा हूं, आपको भी मैं ही पढ़ा रहा हूं, जिनकी समझ में आ रहा है उनको भी, और जो नु कह रहे हैं कि 10 बार समझाने के बाद भी नु कह रहे हैं कि भैया मेरी समझ में नहीं आया, तो उसको भाई फिर भगवान भी नहीं समझा सकता। सीधी सी बात बताऊंगा। ठीक है, आगे देखो, मैंने कहा कि जब कोई क्रिया दो क्रियाओं के संयोग से निर्मित होती है, निर्मित होती है, दो क्रियाओं के संयोग से निर्मित होती है, उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। और मैं तो आपको हर एक चीज की जानकारी देकर के चलता हूं, ये बात ध्यान रखिए। अगर अदर प्लेटफॉर्म की बात करेंगे ना आप लोग, अगर अदर प्लेटफॉर्म की बात करेंगे, बस केवल क्वेश्चन दिया और उसके उदाहरण कराए और समाप्त, कक्षा समाप्त। अगर अदर प्लेटफॉर्म की बात करेंगे तो आप ये बात ध्यान रख लेना। ठीक है ना, मैंने कहा मेरे दोस्त आप लोगों से कि मैं आपको हर एक, और एक बात और, एक आदत और है मेरे अंदर, अगर किसी बच्चे का कहीं भी मैसेज आ जाता है, टेलीग्राम पर तो मैं रिप्लाई देता ही देता हूं, कहीं भी मैसेज आ जाता है सोशल मीडिया पर मुझसे संबंधित जहां भी है, तो भाई मैं उसको वहां भी मेरे दोस्तों में समझाता हूं, वहां भी मेरे दोस्तों में समझाता हूं, ये बात ध्यान रख लेना। ठीक है, चलिए आगे देखो, अगला प्रश्न यहां पर ध्यान से देखिएगा। ठीक, अब देखिएगा ध्यान से। देखिए, मैंने कहा जब कोई क्रिया दो क्रियाओं के संयोग से निर्मित होती है उसे क्या कहते हैं? संयुक्त क्रिया मेरे दोस्त हम लोग कहते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण मैं इससे संबंधित आप लोगों के लिए दूंगा तो आपको आसानी से समझ में आएगा भी मेरे दोस्त। देखिए ध्यान से देखिए, मैंने कहा वह, उदाहरण दे रहा हूं इससे संबंधित। संयुक्त का मतलब होता है एक साथ दो मेरे दोस्त क्रियाएं होंगी। वह वह खाने वह खाने लगा। वह क्या करने लगा मेरे दोस्त? खाने लगा। एक तो खाना, और एक क्या है मेरे दोस्त? लगा। एक क्या है मेरे दोस्त आप लोगों को मैं बता दूं, एक तो है खाना, ठीक है, एक तो क्या है मेरे दोस्त आप लोगों का खाना, और एक क्या है? लगा। एक साथ दो कर्म, एक साथ दो कर्म। वह पेड़ से, वह पेड़ से कूद पड़ा, कूद पड़ा, यानी कि एक तो कूदना और एक क्या है मेरे दोस्त? पढ़ना। एक क्या है मेरे दोस्त? कूदना, और एक क्या है मेरे दोस्त? पढ़ा। ये क्या है मेरे दोस्त आप लोगों के, ये क्या है मेरे दोस्त आप लोगों के संयुक्त क्रिया के अंतर्गत आएगा। घंटी क्या आएगा? घंटी बज गई, घंटी बज गई, बज और गई एक साथ आएगा। कूदना और पढ़ना एक साथ मेरे दोस्त कर्म आएंगे। ठीक है, मां ने प्रसाद, मां ने प्रसाद बांट दिया, मां ने प्रसाद बांट दिया, ये हो गया मेरे दोस्त। मां ने प्रसाद बांट दिया, ये क्या हो जाएगा मेरे दोस्त आप लोगों का? बांटना और दिया एक साथ क्या हो गए मेरे दोस्त? कर्म। एक साथ क्या हो गए मेरे दोस्त? कर्म। इतनी बात सबकी समझ में आ गई है ना? इतनी बात सबकी समझ में आ गई है ना? ठीक है, इतनी बात सभी की समझ में आ गई है ना मेरे दोस्त? क्लियर है या ना? क्लियर है या ना? ठीक है, संरचना के आधार पर 5 भेद होते हैं और प्रयोग के आधार पर 8 भेद होते हैं, यही तो मैंने बताया भाई। और क्या है, शुरू में अगर क्लास देखोगे तो पता चल जाएगा, एक बार देख लो जाकर के, कक्षा को देख लो। ठीक है, या मैं कह दूं मोहन, मोहन सामान ले गया, मोहन सामान ले गया। एक तो लेना और एक क्या है मेरे दोस्त? गया। एक क्या है? लेना, और एक मेरे दोस्त गया। ठीक है, वह हिंदी बोल सकता है, वह हिंदी बोल सकता है, अर्थात मेरे दोस्त एक तो हिंदी बोलना और एक मेरे दोस्त सकना। बोलना और एक सकना, एक साथ दो कर्म है। एक साथ क्या है मेरे वीर? दो कर्म है। बात समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई मेरे दोस्त? ठीक है, तुम महाभारत पढ़ने लगे या तुम महाभारत
या रामायण पढ़ने लगे, पढ़ना और लगना दोनों एक साथ कर्म है, दोनों क्या होंगे मेरे दोस्त, एक साथ कर्म हो जाएंगे। या कर्म का मतलब है यहां एक साथ दो क्रिया, द्विकर्मक में और संयुक्त क्रिया में इतना ही अंतर होता है मेरे दोस्त कि इसमें एक साथ दो क्रियाएं आती हैं, एक साथ दो क्रियाएं आती हैं संयुक्त क्रिया में, और जो आप लोगों का मेरे दोस्त द्विकर्मक होती है उसमें एक साथ दो कर्म आते हैं। इतना अंतर होता है दोनों में, इतना ही अंतर होता है दोनों में। यहां पर दो एक साथ क्रिया होंगी, दो एक साथ क्या होंगी, क्रिया, वहां पर एक साथ क्या होंगे, दो कर्म। बस इतना ध्यान रखना, ठीक है। अब देखिएगा संयुक्त क्रिया के भेद मेरे दोस्त आप लोगों के पूछे जाते हैं, क्योंकि हम लोग डीपली जाकर के पढ़ रहे हैं, तो अर्थ के आधार पर संयुक्त क्रिया के भेद आप लोगों से पूछे जाएंगे। इसके आधार पर, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर संयुक्त क्रिया, अर्थ के आधार पर संयुक्त क्रिया के 11 भेद होते हैं। कितने? 11 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर जो संयुक्त क्रिया के भेद होते हैं ना मेरे दोस्त, वो कितने होते हैं? वो आप लोगों के 11 होते हैं, और 11 कौन कौन से होते हैं वो भी ध्यान आप लोगों को रखना है, ठीक है। देखिए उदाहरण दूंगा पहले, और फिर उसके बाद उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगा एक साथ। सबसे पहले आता है आप लोगों का आरंभ बोधक। क्या आता है मेरे दोस्त? आरंभ बोधक, आरंभ बोधक, ठीक है। आरंभ का मतलब क्या होता है आपको मैं बता दूं। आरंभ का मतलब होगा मेरे दोस्त शुरू होने को कहेंगे, अर्थात इससे क्रिया के आरंभ होने का बोध होता है। इससे इससे क्या होगा मेरे दोस्त? इससे क्रिया के आरंभ होने का बोध होगा। इससे क्रिया के आरंभ होने का बोध होता है। आरंभ होने का बोध, बोध होता है, होता है, ठीक है। मैंने कहा इससे क्रिया के किसका बोध होगा मेरे दोस्त? आरंभ होने का बोध होगा। आप कहोगे किस तरीके से मेरे दोस्त आरंभ होगा, ठीक है। बात समझ में आ गई क्या ना? अब किस तरीके से मेरे दोस्त आरंभ होगा वो देख लीजिएगा यहां पर, वो देख लीजिएगा यहां पर। उदाहरण के तौर पर बताऊंगा, जैसे वह बैठे बैठे सोने लगा, इसी का उदाहरण है। वह बैठे बैठे, वह बैठे बैठे सोने लगा, सोने का आरंभ हो गया मेरे दोस्त। वह बैठे बैठे सोने लगा, सोने का आरंभ मेरे दोस्त उसका हो गया, ठीक है। किसका आरंभ हो गया? सोने का आरंभ मेरे दोस्त हो गया। या मैं कह दूं आप लोगों से, लक्ष्मण, लक्ष्मण खेलने लगा, लक्ष्मण खेलने लगा, खेलने लगा। किसका बोध हो गया? क्रिया के आरंभ होने का बोध, क्रिया के आरंभ होने का बोध। दूसरा, 2 नंबर क्या आएगा मेरे दोस्त? आपका समाप्ति सूचक। क्या आएगा मेरे दोस्त? समाप्ति बोधक बोलेंगे, समाप्ति बोधक, समाप्ति बोधक। अब आप कहोगे सर जी इसकी क्या परिभाषा बनेगी समाप्ति बोधक की? भाई देखो, समाप्ति का अर्थ होता है मेरे दोस्त, समाप्ति का बोध कराती है। किसका बोध कराती है? इससे समाप्ति का बोध होता है, इससे क्रिया की समाप्ति का, ऐसे करके लिख दो, इससे क्रिया की समाप्ति का बोध होता है, समाप्ति का बोध होता है, ठीक है। उदाहरण देखोगे तो पता चलेगा, उदाहरण देखोगे तो मेरे दोस्त पता चलेगा आप लोगों को समाप्ति कैसे हो गई है। जैसे मैं कह दूं, छात्र, छात्र कक्षा में जा चुके हैं, जा चुके हैं, कक्षा, छात्र कक्षा में जा चुके हैं। या मैं कह दूं आप लोगों से, राधा, राधा खा चुकी है, खा चुकी है। इसमें किसका बोध है? समाप्ति का। आगे देखो, समाप्ति के बाद आता है मेरे दोस्त आप लोगों का 3 नंबर, 3 नंबर, जिसको आप बोलते हो क्या? अवकाश बोधक। क्या बोलते हो मेरे दोस्त? अवकाश बोधक। अब अवकाश बोधक की क्या पहचान मेरे दोस्त होगी आपकी? देखिए, अवकाश बोधक में क्या होगा मेरे दोस्त? इसका मतलब होगा अवकाश का बोध कराएगी, अर्थात जहां कार्य को संपन्न करने में अंतराल का बोध हो। इसमें क्या होगा मेरे दोस्त? इससे क्या होगा? जहां जहां कार्य को संपन्न करने में, संपन्न करने में अंतराल, अंतराल समझते हैं, यानी कि अवकाश, अवकाश का बोध हो, अवकाश का बोध हो, उसको बोलेंगे मेरे दोस्त क्या? अवकाश बोधक। उसको क्या बोलेंगे मेरे दोस्त? अवकाश बोधक। जिसका मतलब कहने का है कि इसमें मेरे दोस्त कार्य को समाप्त होने में मेरे दोस्त अंतराल हो, अंतराल, ठीक है। जैसे लक्ष्मण युद्ध को नहीं जीत पाया, लक्ष्मण युद्ध को, लक्ष्मण युद्ध को नहीं जीत पाया। अब जैसे देखो, आप लोगों की उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा हुई थी, है ना, जीत पाया। आप लोगों की उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा हुई थी, अभी अभी हुई थी, 60,244 भर्ती। क्या 60,244 में जितने फॉर्म भरे गए थे, क्या उनका सबका नंबर आ गया? नहीं आया। अब वो एक प्रकार से मेरे दोस्त अंतराल का बोध कराता है,
ठीक है। अब वो मेरे दोस्त किसका बोध कराता है? अंतराल का बोध मेरे दोस्त वो कराता है। ठीक है, इतनी बात या ना? ठीक है, चलिए आगे देखो। ये एक अंतराल ही है, तो लक्ष्मण अगर इस बार युद्ध को नहीं जीता तो हो सकता अगली बार जीत जाए। बात समझ में आ गई क्या ना? या मैं कह दूं माला, माला सो न पाई, अगर माला आज सो न पाई तो हो सकता कल को सो जाए, हो सकता कल को सो जाए। बात समझ में आ गई क्या ना? हाँ, पेट निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा मेरे दोस्त विशाल भाई कह रहे हैं हमारे सर आपकी लैंग्वेज समझ नहीं आ रही। हाँ भैया, मैं फारसी बोल रहा हूँ, उर्दू में पढ़ा रहा हूँ, अंग्रेजी में ट्रांसलेशन कर रहा हूँ सारी चीजों का, तो तुम्हें कहाँ समझ में आएगी? बाकी सबको समझ में आ रही लैंग्वेज, क्योंकि मैं तो फारसी बोलता हूँ ना। तुम मुझे लगता है किसी और ग्रह से आए हो शायद, ऐसा लगता है। चलो कोई बात नहीं भाई। मैं कैसे कैसे विद्यार्थी आते हैं मुझे यही पता नहीं चलता कि पढ़ने आते हैं कि सिर्फ अपने माँ बापों का नाम खराब करने आते हैं। लैंग्वेज पता नहीं जाना कौन सी बोलूं मैं जिसको इनको समझ में आ जाए। बात ये ना, अभी पैरों पे खड़ा होने का बोध जब हो जाएगा, जब आप अपने स्थिति में आ जाओगे ना, कमाने वाली स्थिति में, तब बोध का पता चलेगा मेरे दोस्त, तब पता चलेगा। ठीक है ना? तब पता चलेगा कि हाँ ये क्या है। मैं किसी के क्या ही बताऊं, बस मैं क्या ही बताऊं। ये लोग डिस्टर्ब करने आते हैं कक्षा को, बस और कुछ नहीं है। कक्षा डिस्टर्ब कर दो, बस खत्म बात। अब वो तो अच्छा है कि कमेंट एक दूसरे की कोई ना देख पाता। अगर कमेंट इसमें एप्लीकेशन में मेरे दोस्त कोई और देख पाता तो जने क्या होता है। अनुमति बोधक, इसमें किसका बोध होता है मेरे दोस्त? आप लोगों को बता दूं, इससे कार्य किए जाने की अनुमति दिए जाने का बोध होता है। इससे इससे क्या होगा मेरे दोस्त? कार्य किए जाने की अनुमति का बोध होता है। इससे जने नाम लेने के लिए मेरे दोस्त अपना इस तरीके की कमेंट लिखते हैं क्या? इससे कार्य किए जाने के, कार्य किए जाने की, कार्य किए जाने की अनुमति का बोध होता है। अनुमति का बोध होता है, अनुमति का बोध होता है। ये नहीं देखते कि एक कक्षा को तैयार करने में, प्रत्येक किताबों से ढूंढने में कितना समय लगता है। आप लोग तो बस 1 घंटा ही पढ़ करके जाते हो, लेकिन इस 1 घंटे के पीछे मेरी मेरे दोस्त कम से कम 3 साढ़े 3 घंटे की मेहनत रहती है। और उसके बाद मैं 2 घंटे आपकी वर्कशीट को ढूंढने में देता हूँ, वर्कशीट से क्वेश्चन ढूंढ करके लाने में मैं आपको देता हूँ। ठीक है, चलिए देखो, इतनी बात समझ में आ गई। इससे कार्य किए जाने का बोध, यानी कार्य किए जाने की अनुमति का बोध होता है। अब आप कहोगे किस तरीके से? अनुमति कैसे? जैसे मैं कह दूं राधा को बोल दो, राधा को बोल दो, राधा को बोल दो, ये एक प्रकार की क्या है? अनुमति है। राधा को बोल दो, चली जाएगी या आ जाएगी, चली जाएगी या फिर मेरे दोस्त आ जाएगी। ठीक है, या मैं कह दूं उसे जाने दो, उसे जाने दो, उसे क्या कर दो मेरे दोस्त? जाने दो, उसे जाने दो। थोड़ी सी गति बढ़ा रहा हूं, ध्यान रखना। आगे इसके बाद 5 नंबर पर आता है आप लोगों का अनुमति के बाद मेरे दोस्त नित्यता बोधक। क्या आता है? नित्यता बोधक आता है। देखो वीरो, ये उत्तर प्रदेश पुलिस और उत्तर प्रदेश दरोगा दोनों के लिए लाभदायक है। ऐसा मत सोचो कि हमारे उसमें ज्यादा डीप नहीं आएगा। आपका सिलेबस और इनका सिलेबस दोनों का मेरे दोस्त एक ही है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, बात समझ में आ गई है ना? दोनों का सिलेबस एक है। हो सकता है आपसे इस बार डीप पूछ ले, तो भाई आप भी इस धोखे में ना रहें, इसीलिए दोनों को एक ही कक्षा के माध्यम से बराबर तरीके से लेकर के चला जा रहा है, ये बात ध्यान रखना। नित्यता बोधक, नित्यता में क्या होगा मेरे दोस्त? इससे कार्य की निरंतरता का बोध होता है। इससे कार्य की निरंतरता का बोध होता है, निरंतरता का बोध होता है। इससे कार्य की निरंतरता का बोध मेरे दोस्त होता है। इतनी बात सबकी समझ में आ गई? अब उदाहरण देखोगे तो पता चलेगा। निरंतरता मतलब कार्य निरंतर रूप से चल रहा है या नहीं, जारी है या नहीं। मैं कह दूं हवा चल रही है, हवा चल रही है, भैया निरंतरता का बोध इसमें हो रहा है। ठीक है, नदी बहती रहती है, नदी बहती रहती है, इसका बोध हो रहा है मेरे दोस्त? निरंतरता का बोध हो रहा है। ठीक है, मैंने कहा किसका बोध हो रहा है? निरंतरता का बोध होता है। ठीक है, मैं भाषण बोल रहा हूं, मैं भाषण बोल रहा हूं, भाषण भैया बोल रहा हूं या वह भाषण बोल रहा है, निरंतरता का बोध होता है, कार्य का जारी रहने का बोध होता है। 6 नंबर पर आता है मेरे दोस्त आप लोगों का आवश्यकता बोधक। क्या आता है दोस्त? आवश्यकता बोधक। अब आप कहोगे कि सर जी आवश्यकता में क्या होगा? इसमें मेरे दोस्त इससे कार्य की आवश्यकता का बोध होता है। इससे कार्य की, कार्य की आवश्यकता का बोध होता है। इससे कार्य की किसका बोध होता है? आवश्यकता का बोध होता है, बोध होता है। ठीक, अब आप कहोगे इसके उदाहरण, आवश्यकता का बोध कैसे होगा सर जी? मैं कह दूं कि मोहन को इस काम को जरूरी करना चाहिए, मैं कह दूं मोहन को इस काम को जरूरी करना चाहिए, इस काम को जरूर करना चाहिए, जरूर करना
चाहिए, क्योंकि भैया ये आवश्यकता का बोध होता है। आपको अगर मेरे दोस्त परीक्षा पास करनी है तो आपको हिंदी, रीजनिंग, मैथ, जीएस इन सब में बराबर मेरे दोस्त निरंतरता बनाकर रखनी चाहिए, यानी कि इनको समय बराबर तरीके से दिया जाना चाहिए। उसको भी दर्शाता है। ठीक है, किसको दर्शाता है? उसको दर्शाता है। बात समझ में आ गई क्या ना? या और देख लो उदाहरण, और कह दूंगा, मुझे रविवार को आवश्यकता है, मुझे रविवार को भी विद्यालय विद्यालय जाना पड़ता है, जाना पड़ता है। ठीक है दोस्त, आज हम करने जा रहे हैं मेरे दोस्त अपना 7वें नंबर पर आती है हमारी निश्चय बोधक। क्या आती है मेरे दोस्त? 7वें नंबर पर आती है हमारी निश्चय बोधक। निश्चय बोधक, इसमें क्या होगा देखिए, अगर मैं बात करूं निश्चय की, तो यानी कि यहां पर क्या होगा मेरे दोस्त, इसमें निश्चितता का बोध होगा। इसमें किसका बोध होगा मेरे दोस्त? इसमें निश्चितता का बोध होगा। मैं कहूंगा कि इसमें किस क्रिया की निश्चयता का बोध होता है। इसमें क्रिया की इसमें क्रिया की आज मेरे दोस्त आप लोगों की विशेषण की जो वर्कशीट है वो मिल जाएगी आज दोपहर तक, मतलब शाम 3 बजे तक मिल जाएगी। बना दी है मैंने, तैयार भी कर दी है, वो मेरे दोस्त आप लोगों को आज दोपहर तक मिल जाएगी वर्कशीट। ठीक है, उसको मेरे दोस्त लिख लेना। ठीक है, आगे देखो, मैंने कहा इसमें क्रिया की निश्चयता का बोध होता है, का बोध होता है। इसमें क्रिया की निश्चयता का बोध होता है, ये बात ध्यान रखनी है। इसके बाद अगर मैं इसके उदाहरणों की मेरे दोस्त बात करता हूं, अगर मैं मेरे दोस्त इसके उदाहरणों की बात करता हूं, तो देखिए उदाहरण क्या बनने वाले हैं आप लोगों के। जैसे मैं कह दूंगा उदाहरण के तौर पर, तुम देर करोगे तो मैं चलता बनूंगा। क्या है? तुम देर करोगे तुम देर करोगे तो मैं चलता बनूंगा। तुम देर करोगे तो मैं चलता बनूंगा। मैं चलता बनूंगा। तुम देर करोगे तो मैं चलता बनूंगा। ये बात किसने कही मेरे दोस्त? ये आता है आप लोगों का इसके अंतर्गत, ये आएगा निश्चय बोधक के अंतर्गत। इसके अंतर्गत आएगा, निश्चय बोधक के अंतर्गत आ जाएगा। आगे अगर बात करता हूं मेरे दोस्त, एक और उदाहरण दे देता हूं इसी से संबंधित। जैसे मैं कह दूं आरती मैं कह दूं आरती ने कहा आरती ने कहा कि आरती ने कहा कि वह वर्दी हासिल करेगी। आरती ने कहा कि वह वर्दी हासिल करेगी, यानी कि आरती ने यह निश्चय कर दिया कि वह हर हालत में वर्दी को हासिल करके रहेगी। ठीक है, ठीक है ना मेरे दोस्त? 3 बजे तक आपकी वर्कशीट मिल जाएगी बीरो, 3 बजे तक। ठीक, आगे देखो, बना दी है मैंने, रात बना दी मेरे दोस्त, तैयार कर दी है एकदम बेहतर तरीके से, समय लगा लेकिन एक एक प्रश्न को तराश करके आप लोगों के लिए मैंने बना दी है। ठीक है, आगे देखो मेरे दोस्त, उसके बाद क्या है, टाइपिंग के लिए दे दी है, वो टाइप हो जाएगी और बन जाएगी, मिल जाएगी। ठीक, आगे देखो 8 नंबर पर आएगा मेरे दोस्त इच्छा बोधक। क्या आएगा आपका? इच्छा बोधक आ जाएगा। इच्छा बोधक आ जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है, अब आप कहोगे कि इच्छा बोधक क्या क्या बनेगा मेरे दोस्त? इसमें कार्य करने की इच्छा का बोध होता है। इसमें क्या होता है वीरो? इसमें कार्य करने की इसमें कार्य करने की इसमें कार्य करने की इच्छा का बोध होता है। इच्छा का बोध होता है। इसमें कार्य करने की इच्छा का बोध होता है। इसमें मेरे दोस्त, इसमें। ठीक है, आगे देखो, बुक के लिए मेरे दोस्त अभी थोड़ा समय लगेगा, बुक की चिंता मत करो, जैसे ही बुक आएगा वो आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है ना दोस्त? बुक की चिंता आप लोग मत करिएगा बिल्कुल भी, किसी भी तरीके से। ठीक है ना? आगे देखो, ये बोला मैंने इच्छा बोधक, इसमें कार्य करने की इच्छा का क्या होता है मेरे दोस्त? बोध होता है। और देखिए मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरे दोस्त जैसे ही मैं यूट्यूब पर आप लोगों के लिए लेकर के आऊंगा, क्विज के लिए देखिए मुझसे भी हाथ जुड़वा लीजिएगा। क्विज मेरे दोस्त मैं नहीं दे पाऊंगा, अभी मेरे पास इतना समय मेरे दोस्त नहीं है। वर्तमान में 4 कक्षाएं चल रही हैं, उन चारों कक्षाओं को तैयार करना, आपकी वर्कशीट तैयार करनी, अब पैट की भी वर्कशीट मुझे तैयार करनी। तो मेरे दोस्त आप ये देखिएगा, अभी मैं क्विज नहीं दे पाऊंगा, लेकिन क्विज दूंगा, थोड़ा समय धैर्य रखें। और क्विज के स्थान पर मैंने जैसे आपसे बोला हुआ है कि मैं कक्षा लेकर के आया करूंगा लाइव, वो लेकर के आऊंगा, क्योंकि मैं एक एक प्रश्न को जितना समय मैं आपको क्विज में दूंगा है ना, उतना समय मैं आपको वर्कशीट को एक एक क्वेश्चन तराश करके वो मैं उपलब्ध करा रहा हूं। ठीक है, रही बात दूसरी के यूट्यूब पर मैं वह प्रश्न लाने की कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए जो मैं लेकर के आऊंगा। देखो इस संडे तो प्यारे दोस्त मैं नहीं ले पाऊंगा, इसका कारण है कुछ मेरी फैमिली समस्या है। फैमिली समस्या क्या है कि प्यारे दोस्त मतलब कहीं पर मैं जा रहा हूं, जिसके कारण इस संडे तो मैं लेने में असमर्थ हूं कक्षा। ठीक है ना दोस्त? इस समय में इस संडे नहीं लेने में असमर्थ हूं, ये बात ध्यान रख लेना। ठीक है, तो बाकी मैं आप लोगों को कब कक्षा लूंगा, किस दिन लूंगा, वो मैं आप लोगों को बता दूंगा, आप बेफिक्र रहना। ठीक है ना? पिछले संडे में लेता तो पिछले संडे मेरे दोस्त पैट की कक्षा आ गई थी, जिसके कारण आपका मैंने क्लास भी तैयार कर ली थी, वो क्लास तैयार है मेरी अब भी, लेकिन इस संडे में असमर्थ हूं लेने में। ठीक है ना? मैं जो बात होती है मेरे मन में, मैं वही बात आप लोगों के सामने प्रत्यक्ष रखता हूं, बाकी और कोई बात नहीं है। ठीक है ना दोस्त? चलो आगे देखो, मैंने कहा इसमें कार्य करने की इच्छा का बोध होता है। ठीक है, आगे देखो, है ना? आगे इसकी बात समझ में आ गई? उदाहरण देखेंगे क्या होगा, मैं अब सोना चाहती हूं या मैं अब सोना चाहता हूं। उदाहरण देखिएगा, मैं
अब सोना, मैं अब सोना चाहता हूं, मैं अब सोना चाहता हूं, ऐसे कह सकता हूं मेरे दोस्त। मैं अब सोना चाहता हूं, मैं अब सोना चाहता हूं। ठीक है, आगे देखो, और ये इच्छा है ना। वह वह घर जाना चाहता है, घर जाना जाना चाहता है, ये इच्छा है मेरे दोस्त। वह घर जाना चाहता है, ये इच्छा बोधक का बोध है। ये किसका बोध है मेरे दोस्त? ये इच्छा बोधक का मेरे शेर बोध होगा। ठीक है वीर, आगे देखो, इसके बाद क्या आएगा मेरे दोस्त? आपका 9 नंबर। 9 नंबर पर क्या होगा मेरे दोस्त? आप लोगों का अभ्यास बोधक। क्या होगा वीर? अभ्यास बोधक, अभ्यास बोधक ये होगा। ठीक है, अब देखिए अभ्यास बोधक का अर्थ क्या होता है। ठीक है ना वीर, मैंने कहा कि अभ्यास बोधक क्या होता है। ठीक है वीर, बात समझ में आ रही कि नहीं? अब देखिएगा, अब यहां पर आप, हाँ वह बाजार जाना चाहती है, इसी का उदाहरण हो जाएगा इच्छा बोधक का, क्योंकि इच्छा को ही दर्शा रहा है ये मेरे दोस्त, बिल्कुल सही बात है। अभ्यास का बोध होगा इसमें, यानी कि उसने प्रैक्टिस की हो, अभ्यास किया हो, अर्थात इससे क्रिया करने के अभ्यास का बोध होता है। क्या है मैंने बोलूं? इससे इससे क्रिया करने के क्रिया के क्रिया के क्रिया करने के अभ्यास का बोध होता है। क्रिया करने के अभ्यास अभ्यास का बोध होता है। देखो मैंने क्या कहा? मैंने कहा इससे क्या होता है मेरे दोस्त? इससे क्रिया के करने के अभ्यास का मेरे दोस्त, मेरे वीर, मेरे बंधु, मेरे सखा, बोध आप लोगों का होता है। बोध मेरे दोस्त आप लोगों का होता है। इतनी बात सबकी समझ में आ रही होगा। ठीक है, अब देखिए आगे क्या होगा। अब देखिए आगे क्या होगा, इतनी बात सबकी समझ में आ गई। अब उदाहरण इसका मैं मेरे वीर दे रहा हूं, देखिए क्या बनेगा। उदाहरण बनेगा मेरे शेर इसका कि वह पढ़ता रहता है। क्या करता रहता है? अभ्यास करता रहता है, अभ्यास करता रहता है। या मैं कह दूं वह व्यापार किया करता है। भैया अभ्यास करता है, क्या करता? अभ्यास। गणेश गणेश खेला करता है, गणेश खेला करता है, यानी कि गणेश क्या करता है वीरो? अभ्यास करता है। ठीक है, मैं कह दूं आप लोगों से वह पढ़ता रहता है, पढ़ता रहता है। या मैं कह दूं वह गणित के सवाल निकालता रहता है, ऐसे कह सकता हूं वीरो। मैंने कहा कि वह गणित के सवाल निकालता रहता है। इतनी बात सबकी समझ में आ गई? ठीक है वीरो, आगे देखो, आगे इसके बाद मेरे दोस्त आता है आप लोगों का 9 हो गए ना। अब देखो 10 नंबर पर आएगा आपका शक्ति बोधक। क्या आएगा वीर? 10 नंबर पर आएगा आपका शक्ति बोधक, शक्ति बोधक आ जाएगा। ठीक है, अब आप कहोगे भैया जी शक्ति बोधक क्या होगा? इससे क्रिया करने की शक्ति के भाव का पता चलता है। इससे क्या होगा? इससे क्रिया करने की इससे क्रिया करने की क्रिया करने की शक्ति, इससे क्रिया करने की शक्ति के भाव का बोध होता है, भाव का बोध होता होता है दोस्त। ठीक है, अब आप कहोगे सर जी इससे कैसे भाव का बोध होगा? अब आप कहोगे सर जी इससे, ओहो गणेश, ऐसे लिख दो कोई बात ना। आगे देखो, इतनी बात सबकी समझ में आ गई। अब देखिए किसको किस प्रकार से करेंगे हम, देख लीजिएगा, उदाहरण देखोगे तो पता चलेगा। मैंने कहा क्रिया करने की शक्ति का बोध होता है। ठीक है, अब इसमें शक्ति कैसे आएगी मेरे दोस्त? शक्ति कैसे होगी मेरे दोस्त? जैसे मैं कह दूं आप लोगों को उदाहरण के तौर पर, है ना, जैसे मैं कह दूं कि सीता सीता बर्तन बर्तन धो सकती है, सीता बर्तन धो सकती है। भैया ये उसके किसका बोध हो गया? शक्ति का बोध हो गया कि सीता जो है बर्तन धो सकती है, सीता बर्तन धो सकती है, सीता बोल सकती है। या मैं कह दूं राम चल सकता है, राम चल सकता है। या अमन चल सकता है, अमन कर दो, इन दोनों के स्थान पर कोई और नाम ले लो। मैं कह दूं रीता रीता बर्तन धो सकती है, अमित चल सकता है, अमित चल सकता है। कुछ भी नाम आप लिख सकते हो, अपना नाम आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आगे अगर मैं बात करूं मेरे दोस्त 11 नंबर पर आप लोगों की आती है कौन सी? पुनरुक्त क्रिया, पुनरुक्त बोधक। कौन सी? पुनरुक्त बोधक आती है, पुनरुक्त बोधक मेरे दोस्त आप लोगों की आती है। और पुनरुक्त से ही बोध हो गया होगा आप लोगों को कि इसमें किसका बोध होता है मेरे दोस्त? पुनरुक्ति का बोध होता है। इससे किसका बोध होता है मेरे दोस्त? पुनरुक्ति का बोध मेरे दोस्त होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई है ना? बात क्लियर हो गई? अब देखिए, अब इससे संबंध कैसे कर सकते हैं हम पुनरुक्ति का? मतलब जो जब दो समर्थक और समान ध्वनि वाली क्रियाओं का योग बनता है ना। मैंने कहा कि पुनरुक्ति का मतलब होता है समान ध्वनियों का बोध कराती है, इससे समान ध्वनि का बोध होता है, इससे समान ध्वनि का बोध होता है, का बोध होता है। ठीक है भैया, उदाहरण देखोगे तो पता चल जाएगा कैसे होगा। ठीक है, अब देखो कैसे मेरे दोस्त।
अब देखो कैसे, मैंने कहा आप लोगों से बस इतना ध्यान रखना है कि इसका बोध हो जाएगा, है ना। अब देखो कैसे, मैंने कहा पुनरुक्त, पुनरुक्त का मतलब होता है पुनरावृत्ति से। जैसे मैं कह दूं राम पढ़ाई लिखाई करता है ना। मैं कह दूं रमेश, रमेश पढ़ाई लिखाई करता है, पढ़ाई लिखाई करता है। ये मेरे दोस्त किसका बोध हो गया, पुनरुक्त का बोध हो गया। किसका बोध हो गया, पुनरुक्त का। रमेश क्या करता है मेरे दोस्त, समान ध्वनि, समान ध्वनि, पढ़ाई और लिखाई दोनों में समान ध्वनि आ गई या ना आ गई, दोनों में समान ध्वनि आ गई या ना आ गई मेरे दोस्त। बात समझ में आ गई, बात क्लियर हो गई। आगे तो देखो अगला पॉइंट, अगला विकल्प क्या आता है मेरे दोस्त, कैसा, जैसे मैं कह दूं सीता विद्यालय प्राय आया जाया करती है। रीता विद्यालय, विद्यालय आया जाया करती है। समान आ गई ना एक दूसरे से ध्वनि, आया जाया करती है यानी कि आती है और जाती है। इससे बन जाएगा मेरे दोस्त ये। बात समझ में आ गई, बात क्लियर हो गई मेरे दोस्त। आराम से एकदम बेहतरीन तरीके से, जबरदस्त तरीके से कर दिया है आप लोगों ने। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई या ना, आ गई होगी। अब देखिए मेरे दोस्त, इसके बाद आप लोगों का आता है, ये संयुक्त क्रिया पूरी पूर्ण हुई आपकी। अब इसके बाद मेरे दोस्त आप लोगों की आती है नाम धातु क्रिया। नंबर 2 पर आती है कौन सी, नाम धातु बोल दो या नाम बोधक बोल दो, नाम धातु क्रिया। अब ये कैसे बनेगी मेरे दोस्त, नाम बोधक जो क्रिया है ये आप लोगों की कैसे बनेगी, किस तरीके से बनेगी, इसका बोध आप लोगों को ध्यान में रखना है। इसका मेरे दोस्त बोध आप लोगों को कैसे रखना है, ध्यान में मेरे वीर रखना है। जैसे मैं कह दूं वे क्रिया जो संज्ञा सर्वनाम और विशेषण से बनती है, यानी कि ऐस वे क्रिया जो संज्ञा, जो संज्ञा सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण से बनती हैं, और विशेषण से बनती हैं, बनती हैं, उसे हम क्या कहते हैं मेरे दोस्त, नाम धातु क्रिया कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं मेरे दोस्त, नाम धातु क्रिया कहते हैं। आप कहोगे किस तरीके से सर, जैसे मेरे दोस्त मैं आप लोगों को बता दूं, लाठी शब्द दिया ना, ये लाठी से क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, लाठी से हो जाएगा लठियाना। क्या होगा, लाठी से क्या हो जाएगा मेरे दोस्त आप लोगों का, लठियाना हो जाएगा, है ना। हाथ से क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, हाथ से क्या हो जाएगा, हथियाना। क्या होगा, हथियाना। हाथ से क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, हथियाना हो जाएगा। बात से क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, बतियाना। बात से क्या हो जाएगा, बतियाना। ये हो गई क्या आप लोगों की नाम धातु। लेकिन ये बनी किससे है, इसका भी बोध हमें होना चाहिए। ये क्रिया बनी है आपकी संज्ञा से। ये किससे बनी है, संज्ञा से नाम धातु। ये किससे बनी है दोस्त, संज्ञा से आपकी बनी है नाम धातु। ठीक है, आगे देखो। इसके बाद अगर मैं बात करूं आप सभी विद्यार्थियों से, मैं कह दूं मेरे दोस्त आप लोगों से सर्व से, है ना, भाव से बन जाएगी वैसे तो, है ना, या मैं कह दूं आप लोगों से सर्वनाम से अपना, अपना दिया ना, तो अपना से क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, अपनाना। अपना से क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, अपनाना। अपना क्या है मेरे दोस्त अपने आप में सर, अपना क्या है मेरे वीर अपने आप में मेरे दोस्त, क्या है आपका सर्वनाम। ये बनी है आपकी सर्वनाम से भाववाचक, सर्वनाम से नाम धातु। ये किससे बनी है मेरे दोस्त, सर्वनाम से नाम धातु बनी है। सर्वनाम से क्या बनी है दोस्त, नाम धातु बनी है। आगे अगर मैं बात करूं और भी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, जैसे मैं कह दूंगा आप लोगों से प्यारे दोस्त विशेषण से बन जाएगा, तो आप लोगों को बता दूं, जैसे आपका आता है क्या बोलते हैं उसे, चिकना शब्द आता है विशेषण के रूप में, चिकना। इससे क्या बनेगा, चिकना से बन जाएगा चिकनाना। क्या बन जाएगा, चिकनाना। कहते ना है चिकना है ये तो, क्या है ये, चिकना है ये तो, चिकनाना बन जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं, बात क्लियर हो रही है ना मेरे दोस्त, आप लोगों को बताओ। बात क्लियर हो रही है ना, एक बार बताओ जल्दी से थम्स अप करके। हैं, लोभ से लुभाना, लोभ से लुभाना, गर्म से गरमाना, गर्म से गरमाना, इस तरीके से बना सकते हो आप लोग। और भी होते हैं, शर्म से शर्माना, है ना, झूठ से झुटलाना, लाज से लजाना, लाज से लजियाना, इस तरीके से बना सकते हो, है ना। तोतला से तुतलाना, इस तरीके से मेरे दोस्त बना सकते हो। लंगड़ा से लंगड़ाना, इस तरीके से मेरे दोस्त बना सकते हो। बात क्लियर है, इतनी बात सबकी समझ में आ गई वीर, ठीक है, इतनी बात सबकी समझ में आ गई है ना, एक बार बता दो जल्दी से यहां तक। यानी कि नाम धातु जो क्रिया है, आप इसको पहचान लोगे मेरे वीर, आराम से पहचान लोगे। इसको पहचान लोगे ना मेरे शेर, आराम से इसको अब आप, मुझे लगता है बिल्कुल पहचान लोगे। इसके बाद आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा 3 नंबर पर प्रेरणार्थक क्रिया। क्या मिलेगा मेरे दोस्त, प्रेरणार्थक क्रिया। देखिए क्रिया पढ़ाने के लिए मेरे दोस्त क्रिया लिखो और उसकी परिभाषा लिखो और उसके उदाहरण लिख दो, लेकिन मेन बात हमें समझ में आने से है, इसीलिए इसमें ज्यादा समय लग रहा है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, एक बात का विशेष तरीके से ध्यान आप लोगों को रखना है। ठीक है, अब देखिएगा मेरे दोस्त, मैंने कहा आप लोगों से यहां पर प्रेरणार्थक क्रिया। अब आप कहोगे सर जी प्रेरणार्थक का मतलब क्या होता है, प्रेरणार्थक मतलब जिससे प्रेरणा लेकर के काम करता है। प्रेरणार्थक का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त, प्रेरणा लेकर के काम करना। बात क्लियर हो रही है या नहीं, इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं, इतनी बात का ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो प्रेरणार्थक का मतलब हो जाएगा प्रेरणा लेकर के काम करना, अर्थात जब कर्ता, इसकी परिभाषा देखेंगे, जब कर्ता स्वयं कार्य न करके, जब कर्ता स्वयं कार्य न करके, स्वयं कार्य
न करके, स्वयं कार्य न करके किसी किसी दूसरे को किसी दूसरे को कार्य करने के लिए, जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, तब उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। तब उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। मैंने कहा जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त कर, यानी कि सॉरी, समाप्त करने का नाम आ रहा, कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, तब उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। ठीक है, ऐसी क्रियाओं के दो, यानी कि ये जो क्रिया होती है ना मेरे दोस्त, ये दो प्रकार की होती है, एक प्रथम प्रेरणार्थक और एक होती है मेरे दोस्त आपकी द्वितीय प्रेरणार्थक। ये बात का ध्यान आप लोगों ने ध्यान रखना। ठीक है, मैंने कहा आप लोगों से मेरे दोस्त, आप सभी विद्यार्थियों से ध्यान देना मेरी बात का, मैं जो आप लोगों से कह दूं। देखो नाम धातु में कभी कभी ऐसे भी आ जाएगा, बट डायरेक्ट आप लोगों को बता दूं, देखो एक बात पढ़ाते पढ़ाते याद आई मुझे, नाम धातु में कभी कभी ऐसे भी आ जाएगा, लाठी मारना, बस इतना, इतना भी आ जाएगा। दुखी रहना, इतना भी आ जाएगा। दुखी रहना, इतना भी आ जाएगा, है ना। लाठी मारना, दुखी रहना, या फिर मेरे दोस्त पतन करना, इतना भी आ जाएगा। मेरी बात याद आ गई पढ़ाते पढ़ाते। या फिर मैं कह दूं आप लोगों से मेरे दोस्त, निराश होना, ऐसे भी कह सकता है वो, ऐसे भी कह सकता है वो, ध्यान रखना। ये इसी में ही आ गया, पढ़ाते पढ़ाते मेरे दोस्त इसमें आ गया, ये बात ध्यान रखना। पढ़ाते पढ़ाते ही इसमें आ गया मेरे दोस्त, ये बात ध्यान रखना। इतनी बात क्लियर हो गई? इतनी बात क्लियर हो गई मेरे दोस्त? इतनी बात समझ में आ गई? आगे देखो, मैंने कहा प्रेरणार्थक क्रिया जो, ठीक है ना, क्लियर हो गई? अब देखिए कैसे, यहां ध्यान से समझिएगा, यहां ध्यान से समझिए। ठीक है, जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, तब उसे प्रेरणार्थक क्रिया मेरे दोस्त हम लोग कहते हैं। अब यहां पर ध्यान आप लोगों को देना ही देना है। क्या ऐसी क्रियाओं के दो कर्ता होते हैं? क्या है? ऐसी क्रियाओं के दो कर्ता होते हैं, दो कर्ता होते हैं। ऐसी क्रियाओं के क्या होते हैं मेरे दोस्त? दो कर्ता आप लोगों के होते हैं। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं कौन कौन से होते हैं, अब मैं अगर बात करूं मेरे दोस्त कौन कौन से होते हैं, तो वो यहां पर ध्यान से देखिएगा। आवाज तो आ रही है, कोई दिक्कत ना है? आवाज तो आ रही है भाई, आवाज आ रही है, यहां से कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसी क्रियाओं के दो कर्ता कौन कौन से होते हैं? एक होता है प्रेरक कर्ता, एक होता है प्रेरित कर्ता। एक होता है मेरे दोस्त प्रेरक कर्ता, ठीक है, और एक होता है प्रेरित कर्ता। एक क्या होता है? प्रेरित कर्ता। अब देखिए यहां ध्यान दिए, हाँ। अगर मैं बात करूं प्रेरक कर्ता की, तो मेरे दोस्त प्रेरक कर्ता का मतलब होगा आप लोगों का क्या? प्रेरणा प्रदान करने वाला। क्या होगा मेरे दोस्त? प्रेरणा प्रदान करने वाला, प्रेरणा प्रदान करने वाला। और प्रेरित कर्ता का मतलब होगा प्रेरणा लेने वाला। इसका मतलब होगा प्रेरणा लेने वाला। इसका मतलब क्या होगा मेरे दोस्त? प्रेरणा को लेने वाला। इतनी बात सबकी समझ में आ गई? इतनी बात सभी विद्यार्थियों की क्लियर हो गई है ना? इतनी बात सबकी समझ में आ गई है ना मेरे दोस्त? मैंने कहा जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, जब कर्ता स्वयं कार्य न करके मेरे दोस्त किसी दूसरे को कार्य करने के लिए मेरे दोस्त प्रेरित करता है, तो उसे मेरे दोस्त क्या कहते हैं? हम क्या कहते हैं? उसे हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। इतनी बात सबकी समझ में आ गई होगी। अब यहां देखिए, ऐसी क्रियाओं के दो कर्ता मैंने मेरे प्यारे दोस्त आप लोगों को बता दिए हैं। क्या है? कि प्रेरक कर्ता प्रेरणा प्रदान करने वाला और प्रेरित कर्ता प्रेरणा लेने वाला। अब मैं आप लोगों को समझाऊंगा। अब इसमें एक बात और आप लोगों को बताऊंगा कि ये दो प्रकार की होती हैं, यानी कि मैं आप लोगों को बता दूं प्रेरणार्थक क्रिया जो होती है वो दो प्रकार की होती है। एक कौन कौन सी होती है? एक तो होती है मेरे दोस्त आप लोगों की क्या? एक कौन कौन सी होती है मेरे दोस्त? एक हो जाएंगी आप लोगों की कौन कौन सी? प्रेरक कर्ता और प्रेरित कर्ता। अब इन दोनों में अलग अलग कौन कौन सी होगी? एक तो होगी प्रथम प्रेरणार्थक। कौन सी होगी? प्रथम प्रेरणार्थक। अब आप कहोगे प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में क्या बोध होता है सर, इसका बता दो। प्रथम प्रेरणार्थक में क्या होता है, इसका बता दो। मेरे दोस्त देखो, प्रथम प्रेरणार्थक का मतलब होता है कि क्रिया का वह रूप जिसमें कर्ता स्वयं भी कार्य करने में सम्मिलित होता है। यानी कि मैं अगर बात करूं मेरे दोस्त आप लोगों को कि प्रथम प्रेरणार्थक में मेरे वीर कर्ता खुद भी शामिल रहता है काम करने में, उदाहरण देकर के आप लोगों को बखूबी बताया जाएगा, समझाया जाएगा कि प्रथम प्रेरणार्थक में कर्ता खुद कैसे शामिल रहेगा।
बात समझ में आ गई क्या ना? प्रेरक कर्ता प्रेरणा प्रदान करने वाला, जो हम प्रदान करेंगे किसी को, और प्रेरित कर्ता प्रेरणा लेने वाला, जो लेगा उसको बोल देंगे। ठीक, अब किस तरीके से हम लोग ध्यान से देखेंगे। अब देखेंगे, मैंने कहा प्रथम प्रेरणार्थक का अर्थ होता है यानी कि क्रिया का वह रूप, क्या बोलेंगे, क्रिया का वह रूप, वह रूप क्या होगा, जिसमें कर्ता स्वयं कार्य करने में, स्वयं भी कार्य में सम्मिलित रहता है, स्वयं भी कार्य में सम्मिलित रहता है, सम्मिलित रहता या सम्मिलित होता हुआ कार्य करने की प्रेरणा देता है, कार्य करने की प्रेरणा देता है, उसे प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं, उसे प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। अब आपको उदाहरण से इसको समझ में आएगा कि हाँ, इसमें कर्ता कैसे रहेगा सम्मिलित काम करने में। ठीक है ना मेरे दोस्त, मैंने कहा अब आप लोगों को यह समझ में आएगा कि कर्ता कैसे सम्मिलित रहेगा काम करने में, इसका बोध कैसे होगा। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, एकदम बेहतरीन तरीके से इसको समझिएगा। मैंने बोला प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, प्रथम का मतलब कर्ता खुद भी शामिल होगा काम करने में। अब कैसे होगा इसका बोध आप लोगों को उदाहरण से मिलेगा। इसके उदाहरण क्या मिलेंगे आप लोगों को वो देख लीजिएगा। जैसे मैं आप लोगों से कहूंगा प्रथम प्रेरणार्थक का मतलब होता है कि कर्ता खुद काम भी करेगा, शामिल होगा काम करने के लिए। जैसे मैं कह दूं कि वह सबको, उदाहरण दे रहा हूं, देखो मैं क्या है, वह सबको भजन सुनाता है, वह सबको भजन सुनाता है, यानी कि खुद भी तो काम कर रहा है। वह कौन है, कर्ता, सबको भजन सुना रहा है, अर्थात कहने का मतलब है कि कर्ता खुद भी मेरे दोस्त काम कर रहा है। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात क्लियर हो गई मेरे दोस्त। ठीक है, आगे देखो, वह सबको भजन सुनाता है, आगे मैं कह दूं, या उदाहरण के तौर पर और मैं कह दूं, महेश बच्चों को रुलाता है। यहां ध्यान दे लो, महेश बच्चों को रुलाता है, यानी कि खुद भी शामिल है काम करने में, खुद भी मेरे दोस्त शामिल है काम करने में। उसी को कहते हैं मेरे शेर, मेरे वीर, मेरे बंधु, मेरे सखा, कौन सी क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। इतनी बात सबकी समझ में आ रही होगी। अब द्वितीय प्रेरणार्थक जो होता है मेरे दोस्त, वह उसको बोलते हैं कि द्वितीय प्रेरणार्थक में ऐसा होता है कि कर्ता खुद काम नहीं करता, दूसरे से काम करने के लिए मेरे दोस्त काम करने के लिए प्रेरित करता है। मैं यही बात आप लोगों को समझा रहा हूं। क्या है, मैं दोबारा से बताऊंगा, आप चिंता ना करें। मैंने कहा कर्ता खुद काम करने में शामिल होता है। जैसे आपको देसी उदाहरण देकर के बता दूं, एक तो मान लीजिए, मैं आप लोगों को बताऊं, देसी उदाहरण से आपको बिल्कुल समझ में आएगा, गांव की भाषा में समझा रहा हूं। मान लीजिए ये कोई महिला है और ये महिला घास काट रही थी और इसने एक गठिया बना दी घास काट करके, है ना, इसने एक गठिया बना दी घास काट करके। ठीक है, तो आप मेरे दोस्त और आप जा रहे हो और एक आपका दोस्त जा रहा है, एक आप जा रहे हो, या फिर मैं कह दूं पहले आप जा रहे हो। इतना ध्यान रखो, ये जब आप जा रहे हो तो इस महिला ने कहा कि बेटा मेरी जरा गठिया उठवा देना। ठीक है, तो जब ये गया तो इसने काम किया, इसने क्या किया, इसने काम किया। इतनी बात सबकी समझ में आ रही है ना। इसने क्या किया मेरे दोस्त, काम किया, इसने काम करने में खुद शामिल हुआ। अब अगर मैं इसको कह दूं तो ये शामिल हो गया इसके साथ काम करने में, गठिया उठाने में। अब अगर मैं कह दूं कि ये इसके साथ एक और दोस्त है इसका, तो इसने अपने दोस्त को कहा कि जा उनकी गठिया उठवा दे, जा उनकी गठिया उठवा दे। या इन दोनों में से नाम मैं कह दूं, रमेश माता जी की या रमेश महिला की गठिया उठवाता है। तो बस यही होता है अंतर। इसमें खुद शामिल होता है काम करने में प्रथम प्रेरणार्थक में, और द्वितीय प्रेरणार्थक में मेरे दोस्त कर्ता क्या देता है, ऑर्डर देता, ऑर्डर। बात समझ में आ रही कि नहीं। वो होता है मेरे दोस्त आप लोगों का क्या होता है, वो आप लोगों का होता है मेरे दोस्त प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। इतनी बात सबकी समझ में आ गई होगी। भाई देखो, जिसको नहीं पढ़ना, जिसको लग रहा है कि टाइम पास हो गया तो चले जाओ, यू कैन गो नाउ। ठीक है भैया, जिसको लग रहा है टाइम पास हो गया, टाइम पास करने के लिए, और मैं मूर्ख जो इतना क्या बोलते हैं उसे, आपको डीप दे रहा हूं। कल के दिन को परीक्षा में बैठोगे तो परीक्षा में अगर डीप पूछ लिया तो क्या करोगे, कहां से लाओगे। मैं इतना रात भर जाग करके तुम्हारे लिए इतना सारा कंटेंट इकट्ठा करके लेकर के आता हूं अनेक बुकों से, तो वो उसमें मेरा ही फायदा क्या। मैं तो भैया आया और प्रेरणार्थक क्रिया एक पढ़ाई और चला गया, खत्म, बस इतनी सी बात, इतना करके चला जाऊंगा। क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है मेरे दोस्त, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं तो आऊंगा, पढ़ाया और चला गया। अगर तुम्हें नहीं पढ़ना तो मत पढ़ो भाई, दूसरों का समय मत खराब करो बस। क्योंकि तुम्हारे पास अगर पैसा है, दूसरों का मेहनत का है, अगर तुम्हें लग रहा है कि हमारा ऐसे ही आ गया, तुम्हारी मेहनत का नहीं है, तो दूसरों का समय मत खराब करो। इतना ही कहूंगा। अगर आया करो तो अनुशासन में रहा करके पढ़ा करो, क्योंकि अनुशासन की जॉब करने जा रहे हो।
अनुशासनहीनता करोगे तो वहां से भी बर्खास्त कर दिए जाओगे, ये बात ध्यान रख लेना। यहां की तो दूर की बात है, अगर अनुशासनहीनता करोगे तो ये बात का ध्यान रखना। और मेरी आदत ऐसी है कि मैं किसी को भी ना तो टाइम आउट करवाता हूं और ना ही मेरे दोस्त मैं किसी को ब्लॉक करवाता हूं, ये मेरी आदत है। किसी भी विद्यार्थी को, चाहे वो मुझे कुछ कहता रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कम से कम वो मेरे बारे में गलत सोच रहा, गलत तो सोच रहा, कम से कम सोच तो रहा गलत। एक तो है कि बिल्कुल ही ना सोच रहा आपके बारे में, एक है कम से कम सोच तो रहा कि गलत तो सोच तो रहा वो, चाहे गलत ही सोच रहा। आज अगर वो गलत सोच रहा तो भाई कर्म ऐसा करूंगा कल को वो मेरे बारे में अच्छा सोचने पर मजबूर हो जाए, ऐसी बात पर विश्वास करता हूं मैं, बाकी और किसी बात पर विश्वास नहीं करता। ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना, इतना विशेष ध्यान रखना बस। अब मैंने कहा यहां पर देख लीजिएगा बच्चों, ये महेश है, ये रुलारा, यानी कि इसको रुलाने का काम कर रहा है। इसको क्या कर रहा है मेरे दोस्त, रुलाने का काम कर रहा है, इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, आगे देखो। इसके बाद अगर मैं उदाहरण के तौर पर और आप लोगों को दूं मेरे दोस्त, और भी उदाहरण इसके अंतर्गत आ जाता है। जैसे मैं कह दूं मेरे दोस्त कि राम सभी को, राम या रवि लिख दो, रवि सभी को भाषण सुनाता है, भाषण सुनाता है। मैं आप लोगों को प्रयोगात्मक रूप से भी बता रहा हूं, प्रयोगात्मक करके भी बता रहा हूं कि कैसे किसको क्या कहना कहा जाएगा, उसका विशेष ध्यान आप लोगों को रखना है, इतना विशेष ध्यान रखना। ठीक है ना। अब देखिए आगे देखो, इसके बाद क्या आता है। ये तो हो गई आप लोगों की क्या, प्रथम प्रेरणार्थक, इसमें कर्ता खुद शामिल रहता काम करने में। दूसरा आता है मेरे दोस्त आप लोगों का द्वितीय प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। अब आप कहोगे इसमें क्या होगा मेरे दोस्त, इसमें कर्ता खुद काम ना करके किसी दूसरे को काम करने के लिए प्रेरित करता है। यही बात मैंने आप लोगों को समझाई है। मैंने कहा आप सभी विद्यार्थियों से कि क्रिया का वह रूप जिसमें कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरों को कार्य करने की प्रेरणा देता है। जिसमें कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरों को कार्य करने की प्रेरणा देता है, उसे द्वितीय प्रेरणार्थक कहते हैं, या वहां द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया होती है, वहां द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया होती है। इसमें जो ना कर्ता जो रहेगा आपका, वो बने रहेगा आपका बाबूजी। इसमें जो ना कर्ता मेरे दोस्त, वो रहेगा आप लोगों का बाबूजी बना हुआ। ये बात ध्यान रखना। ठीक, कहने का मतलब उसे कोई काम नहीं करना पड़ेगा, वो काम करवाएगा किसी और से। वो क्या करेगा, काम किसी और से करवाएगा, वो इसके अंतर्गत आएगा, द्वितीय प्रेरणार्थक के अंतर्गत। किस प्रकार से, जैसे मैं कह दूं उदाहरण के तौर पर कि रवि सुनीता से पत्र लिखवाता है। क्या है भैया, इसमें खुद काम तो ना कर रहा रवि, किससे काम करवा रहा है, सुनीता से करवा रहा है। किससे करवा रहा है मेरे दोस्त, सुनीता से करवा रहा है। इतनी बात सबकी समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई सबकी। आगे देखो दूसरा उदाहरण क्या होगा। मैं कह दूं मालकिन नौकरानी से क्या करती है मेरे दोस्त, घर साफ करवाती है। कैसे करवा रही है कि यहां भी जाला लग रहा है, इसको हटा, यहां भी जाला लग रहा है, इसको हटा, यहां भी जाला लग रहा है, इसको हटा। ये हो जाता है। बात समझ में आ गई है ना, इतनी बात क्लियर हो गई है ना मेरे दोस्त। आगे देख लो, और भी बात है, आगे और भी आएगा। जैसे मैं कह दूं हम कुली से बोझा उठवाते हैं। खुद तो नहीं उठा रहे भैया, खुद तो नहीं उठा रहे, किससे उठवा रहे हैं, कुली से उठवा रहे हैं। तो ये क्या आएगा आपका मेरे दोस्त, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। बात समझ में आ गई क्या ना, बात क्लियर हो गई है ना मेरे दोस्त। इतनी बात सबकी समझ में आ गई। रवि सुनीता से पत्र लिखवाता है, मालकिन नौकरानी से घर साफ करवाती है, हम कुली से बोझा उठवाते हैं, यानी कि खुद काम न करके किसी दूसरे से काम करवाने के लिए मेरे दोस्त प्रेरित करते हैं। या मैं कह दूं हम मजदूरों से मकान बनवाते हैं, ऐसे कर सकते हो। समझ में आ गई वीर, बात क्लियर हो गई, बात क्लियर हो गई मेरे दोस्त, इतनी बात ठीक है। आगे देखो अगला, इसके बाद मेरे दोस्त आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा कि मूल धातु क्या होगी, प्रथम प्रेरणार्थक क्या होगी उसकी, और द्वितीय प्रेरणार्थक क्या होगी। कभी कभी इस प्रकार से मेरे दोस्त प्रश्न आपको देखने के लिए मिल जाता है कि प्रथम प्रेरणार्थक, जैसे उठ तो इसकी मूल धातु है, इसका प्रथम प्रेरणार्थक मेरे दोस्त आप लोगों के सामने है, उठाना हो जाएगा, और द्वितीय प्रेरणार्थक उठवाना हो जाएगा। इसमें खुद भी शामिल होगा, इसमें खुद शामिल नहीं होगा। आगे गिर है, गिराना हो जाएगा, गिरवाना द्वितीय प्रेरणार्थक आ जाएगा। कट, काटना प्रथम, और कटवाना द्वितीय प्रेरणार्थक। सुन, सुनाना प्रथम प्रेरणार्थक, सुनवाना द्वितीय प्रेरणार्थक। चल, चलाना प्रथम प्रेरणार्थक, और
चलवाना द्वितीय प्रणार्थक, जागना मेरे दोस्त जागना और जगाना प्रथम प्रणार्थक, जगवाना द्वितीय प्रणार्थक मेरे दोस्त आपका हो जाएगा। आगे ऐसे ही जीतना, जिताना और जितवाना, बोलना, बुलाना और बुलवाना, खाना, खिलाना और खिलवाना, पीना, पिलाना और पिलवाना, सीना, सिलाना और सिलवाना, सोना, सुलाना और सुलवाना। ये मेरे दोस्त अंतर है किसमें? प्रथम और द्वितीय प्रणार्थक क्रिया के अंतर्गत। इतनी बात समझ में आ गई है ना? ना दीपक मेरे दोस्त वो प्रेरणा लेगा, वो प्रेरणा लेगा मेरे शेर। बात समझ में आ गई? बात बताओ क्लियर हो गई मेरे दोस्त? अब बताओ प्रेरणार्थक क्रिया किसी विद्यार्थी की जो चूक गई हो, जो ना आई हो समझ में, मुझे बता दो, कमेंट सेक्शन में बताओ जल्दी से। अब मैं देख रहा हूं आप लोग कमेंट, बताइएगा। प्रेरणार्थक क्रिया किसी भी तरीके से आ जाए, कैसे बनेगी वो आपके सामने प्रत्यक्ष है। कैसे बनेगी मेरे दोस्त? वो आपके सामने मेरे दोस्त प्रत्यक्ष है। इतनी बात सबकी समझ में आ गई? इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है ना दोस्त? ठीक है, एकदम बात सर दिमाग में गड़ गई है। चलिए बहुत बढ़िया है, बहुत ही शानदार, बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है, इतना विशेष ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आगे देखो। इसके बाद मेरे दोस्त आप लोगों का आएगा, इसके बाद देखने के लिए आप लोगों को मिलेगा पूर्वकालिक क्रिया। क्या मिलेगी मेरे दोस्त? पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। देखिए पूर्वकालिक क्रिया का अर्थ क्या होता है? सबसे पहली बात तो मैं आप लोगों को बता दूं, पूर्व का मतलब होता है पहले और कालिक का मतलब होता है समय में। ठीक है, पूर्व का मतलब होता है मेरे दोस्त पहले और कालिक का मतलब होता है मेरे दोस्त समय में। ठीक है सर, आप ऐसे पढ़ाते हैं सत्यम सिंह, दिमाग में फोटोकॉपी हो जाती है मेरे दोस्त। बस उसी आधार पर आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है, ये बात ध्यान रखना, बस इतना ध्यान रखना। सुरेंद्र बेटा छक्के छूट जाएंगे, ये बात ध्यान रखना। अब से ना मेरे वीर, मैं जो पढ़ा रहा हूं ना वो मेरे दोस्त 2014 से पढ़ा रहा हूं और केवल आपकी सामान्य हिंदी पढ़ा रहा हूं 2014 से। और 3 साल हो गए संस्था में, आरडब्ल्यूए में 3 साल आरडब्ल्यू में संस्था में हो गए। ठीक है, ठीक है ना दोस्त? चलिए देखो आगे, मैंने कहा पूर्वकालिक। अब पूर्व का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त? यहां देखिए, पूर्व का मतलब होता है पहले और कालिक का मतलब होता है समय में, पहले समय में। ठीक है, अब यहां देखिएगा, अर्थात मैं आप लोगों से क्या कहूंगा, इसकी परिभाषा के रूप में क्या बनेगा आप लोगों का, यहां ध्यान से देखिएगा। देखो मैंने कहा पूर्वकालिक क्रिया। अब पूर्वकालिक क्रिया किसको कहते हैं? जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त कर, जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त कर, एक क्रिया को समाप्त कर दूसरी क्रिया करना प्रारंभ करता है। दूसरी क्रिया, जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त कर दूसरी क्रिया करना प्रारंभ करता है, तब पहली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। तब पहली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। इतनी बात सभी की समझ में आ गई होगी। मैंने सरल भाषा में आप लोगों को परिभाषा लिखी मेरे दोस्त। परिभाषा मैंने आप लोगों को लिखी क्या? कि मैंने बताया कि जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त कर, मैंने कहा मेरे दोस्त कि जब एक कर्ता एक क्रिया को समाप्त करके दूसरी क्रिया करना प्रारंभ करता है। मैं कह दूं आप लोगों से मेरे वीर, मेरे बंधु, मेरे सखा, एक बात का ध्यान रखना। ठीक है, वैसे सर एक बात तो है कि जब आप जितना कंटेंट देते हैं शायद ही कोई और दे पाए। देखिए मैं आप लोगों से फिर से वही बात कह रहा हूं कि बस आपका उद्धार होना चाहिए, बाकी और कुछ नहीं चाहता। ठीक है, चाहे आप लोग सिलेक्शन के बाद मुझे पहचानो या मत पहचानो, लेकिन मंजिल पर पहुंच जाओ, बस मेरे लिए यही काफी है। ठीक है ना? इतना ध्यान रखना, बस इतना ही ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो मैंने कहा जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त करके दूसरी क्रिया करना प्रारंभ करता है तो पहली वाली क्रिया को हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं मेरे दोस्त। आप कहोगे कैसे? मैं उदाहरण कह दूं, मीरा रोकर चुप हो गई। मीरा रोकर चुप हो गई। ओ भैया मेरे, इसमें पूर्वकालिक क्या है? इसमें है पूर्वकालिक मेरे दोस्त आप लोगों की रोकर। मीरा पहले क्या हुई? मीरा भैया पहले रोई और फिर क्या हो गई मेरे दोस्त? चुप हो गई। फिर क्या हो गई मेरे दोस्त? चुप हो गई। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई मेरे दोस्त? आगे देखो, और भी बात, और भी समझ लो, और भी चीजें। पहले रोई फिर चुप हो गई, या मैं कह दूं आप लोगों से मेरे दोस्त के और उदाहरण मैं आप लोगों को दे दूं कि वह अखबार पढ़कर नहाने गया। वह अखबार पढ़कर नहाने गया मेरे दोस्त। पहले उसने क्या किया? पहले अखबार पढ़ा। पहले क्या किया? अखबार पढ़ा।
फिर उसके बाद क्या किया उसने, नहाने गया, अर्थात वह क्या हो गया, अखबार पढ़ करके नहाने मेरे दोस्त गया। तो पूर्वकालिक क्रिया क्या है मेरे दोस्त, अखबार पढ़ना, इसमें रोकर एक क्रिया को समाप्त करके दूसरी क्रिया में प्यारे दोस्त लिप्त होना, वही मेरे दोस्त क्या कहलाता है, पूर्वकालिक कहलाता है। वही मेरे दोस्त पूर्वकालिक इसमें कहलाता है। इतनी बात मेरे शेर आप लोगों को ध्यान में रखनी है, इतनी बात समझ में आ गई, बात क्लियर हो गई या मेरे दोस्त। या मैं कह दूं मेरे दोस्त, बच्चा बच्चा दूध पीकर सो गया, बच्चा दूध पीकर सो गया। इतनी बात ध्यान रखना, पहले बच्चे ने क्या किया मेरे दोस्त, दूध पिया, अर्थात मेरे दोस्त ये क्या होगी, ये आप लोगों की पूर्वकालिक होगी। पूर्व का मतलब पहले और कालिक का मतलब समय में, अर्थात पहले समय में हुई क्रिया मेरे दोस्त आप लोगों की पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। खत्म, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, इतनी बात सबकी समझ में आ गई। या मैं कह दूं सीमा, और देखो उदाहरण, सीमा खेलकर, सीमा खेलकर थक गई, सीमा खेलकर थक गई। पहले सीमा ने क्या किया मेरे दोस्त, पहले क्या हुई, सीमा खेली, यानी कि पूर्वकालिक मेरे दोस्त हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पूर्वकालिक। ठीक है। या मेरे दोस्त मैं कह दूं पुजारी जी ने कथा कहकर, कथा कहकर या कथा सुनाकर, पुजारी जी ने कथा सुनाकर प्रसाद दिया, प्रसाद दिया, पुजारी जी ने कथा सुनाकर प्रसाद दिया। पहले क्या काम किया, पुजारी ने कथा सुनाई, ये क्या हो गया मेरे दोस्त, पूर्वकालिक क्रिया। बात समझ में आ गई। तथा 5 नंबर पर अगर मैं बात करूं आप लोगों की आती है कौन सी, सहायक क्रिया। अब देखिए सहायक क्रिया की जो परिभाषा आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी, आज बहुत छोटी कक्षा आप लोगों की होगी क्योंकि टॉपिक आज आप लोगों का पूर्ण हो जाएगा। मैंने कहा सहायक क्रिया, अब इसकी परिभाषा क्या होगी मेरे दोस्त, सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होकर, यानी कि ये वाली क्रिया सहायक क्रिया, सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होकर, मुख्य क्रिया के साथ, मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होकर, प्रयुक्त होकर अर्थ को स्पष्ट एवं, प्रयुक्त होकर अर्थ को स्पष्ट एवं, अर्थ को स्पष्ट एवं पूर्ण करने में सहायता प्रदान करती है, पूर्ण करने में, पूर्ण करने में सहायता प्रदान करती है। क्या होगा, सहायता प्रदान करती है, करती है। ठीक है भाई, मैंने कहा आप लोगों से कि सहायक क्रिया की परिभाषा आप लोगों की होती है कि सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होकर अर्थ को स्पष्ट एवं पूर्ण करने में मेरे दोस्त सहायता प्रदान करती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, सहायक क्रिया कहते हैं। अगर मैं बात करूं मेरे दोस्त, ये कई बार उदाहरण जो है, ये वाला उदाहरण कई बार आप लोगों की परीक्षा में पूछा गया है कि मैं घर जाता हूं, मैं घर जाता हूं। तो यहां पर मेरे दोस्त जाना तो अपने आप में किसका कार्य कर रहा है, मुख्य क्रिया का, और ता हूं यहां पर यह बता रहा है कि कार्य मेरे दोस्त जारी है या कार्य समाप्त हो गया है या कार्य आने वाले समय में होगा, इसका बोध मेरे दोस्त करा रहा है। जैसे मैं कह दूं बे हंस रहे थे, बे हंस रहे थे, तो मेरे दोस्त हंसना तो अपने आप में मुख्य क्रिया है, रहे थे यहां पर सहायक क्रिया के रूप में आया है। या मैं कह दूं रमन जागे हुए थे, रमन जागे हुए थे, यहां पर देखिएगा मेरे दोस्त हुए थे सहायक क्रिया, जागना जागे ये मेरे दोस्त मुख्य क्रिया का काम कर रहा है। हमेशा ध्यान रखना मेरे दोस्त, या हम देख रहे थे, बस इतना ध्यान आप लोगों को रखना है कि मेरे दोस्त इसमें मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होगी कौन सी, सहायक क्रिया, क्योंकि सहायक क्रिया हमेशा मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होकर अर्थ को स्पष्ट एवं पूर्ण करने में सहायता प्रदान करती है। इतनी बात आप सभी विद्यार्थियों को दिमाग में रखनी है। ठीक है, चलिए उम्मीद है एकदम बेहतरीन तरीके से सहायक क्रिया आप लोगों के दिमाग में बैठ गई होगी। आगे अगर मैं बात करता हूं मेरे दोस्त आप लोगों से कृदंत क्रिया की, 6 नंबर पर आती है आप लोगों की क्या, कृदंत क्रिया, कृदंत क्रिया। अब आप कहोगे सर कि कृदंत क्रिया किसको कहते हैं, भाई इसकी परिभाषा जो है बहुत ही सरल मेरे दोस्त है। क्या है परिभाषा इसकी, कि जब मूल धातु नाक प्रत्यय को छोड़ करके, इसमें ध्यान देना कि जब मूल धातु में ना प्रत्यय को छोड़कर, ना प्रत्यय को छोड़कर कोई अन्य प्रत्यय लगा हो, कोई अन्य प्रत्यय लगा हो, ना प्रत्यय को छोड़कर कोई अन्य प्रत्यय प्रयोग हो, उसे कृदंत क्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं दोस्त,
उसे कृदंत क्रिया कहते हैं। कृदंत क्रिया कहते हैं। इतनी बात सबकी समझ में आ गई। अब उदाहरण देखोगे तो पता चलेगा मेरे दोस्त। जैसे मैं आप लोगों से उदाहरण की बात कर दूं तो उदाहरण में पता चलेगा। जैसे मैं कह दूं आप लोगों से मेरे दोस्त, देखिए उसने कहा ना प्रत्यय ना हो, अर्थात इस तरीके से ना हो, चलना, दौड़ना, दौड़ना, है ना, है ना, या फिर हंसना, इस तरीके से मेरे दोस्त ना हो। ये ना हो प्रत्यय, ये ना प्रत्यय ना हो, इसके स्थान पर कुछ और जुड़ा हो। जैसे मैं कह दूं चलकर, जैसे मैं कह दूं चल कर, या जैसे मैं कह दूं दौड़, दौड़कर, क्या दौड़कर, क्या आ गया मेरे दोस्त, कर आ गया। या जैसे मैं कह दूं हंसता, हंसता, इसमें क्या आ गया, ना के स्थान पर था, इसमें कर, इसमें क्या आ गया, कर आ गया। या जैसे मैं कह दूं चलेगा, चलेगा, इसमें क्या गया मेरे दोस्त, एगा, एगा प्रत्यय इसमें आ गया। इसमें क्या गया, एगा प्रत्यय, मेरे शेर, मेरे वीर, मेरे बंधु, मेरे सखा आ गया। ठीक है। या मैं कह दूं आप लोगों से मेरे दोस्त, और जैसे मैं कह दूं, और इसके अंतर्गत क्या देखने के लिए मिलेगा, और मिल जाएगा मेरे दोस्त आप लोगों को चलें, इसमें क्या मिल गया, ए, इसमें क्या मिल गया, ए। या खेलेगा, खेलेगा, तो इसमें क्या मिल गया मेरे दोस्त, एगा। बस इतना ध्यान आपको रखना है कि ना प्रत्यय को छोड़ करके कोई अन्य प्रत्यय आप लोगों का हो, उसी में ही मेरे दोस्त क्या होगा, आपका कृदंत क्रिया होता है। ना हो बस, यानी कि मूल धातु क्या है, जैसे यह मूल धातु चल, जैसे यह दौड़, जैसे यह हंस, इसमें ना जोड़ करके कोई और जोड़ दो, कोई और अन्य प्रत्यय जुड़ा हो। ठीक है, उसी के अंतर्गत मेरे दोस्त आप लोगों की क्या आ जाएगी, ये कृदंत क्रिया आ जाती है। बात समझ में आ गई। आगे अगर बात करूं मेरे दोस्त, इसके बाद आप लोगों से, इसके बाद आती है आप लोगों की मेरे दोस्त सामान्य क्रिया। कौन सी आती है दोस्त, सामान्य क्रिया। अब अगर मैं बात करूं सामान्य क्रिया की, तो मेरे दोस्त सामान्य क्रिया की परिभाषा आप लोगों की कहेगी कि जब क्रिया को पूरा करने के लिए सिर्फ एक पद की आवश्यकता होती है ना, जब क्रिया को पूर्ण करने के लिए सिर्फ एक क्रियापद की आवश्यकता हो, जब क्रिया को पूर्ण करने के लिए, जब क्रिया को पूर्ण पूर्ण करने के लिए सिर्फ एक क्रियापद की आवश्यकता हो, सिर्फ एक क्रिया, सिर्फ एक क्रियापद की पद की आवश्यकता हो, सिर्फ एक क्रियापद की आवश्यकता हो, आवश्यकता हो, उसे सामान्य क्रिया कहते हैं, उसे सामान्य क्रिया कहते हैं, उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। इतनी बात सबकी समझ में आ गई। अब उदाहरण के तौर पर मेरे दोस्त देखेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि जो परिभाषा कह रही है उसी के हिसाब से उदाहरण आया है। जैसे मैं कह दूं आप लोगों से मेरे दोस्त, है ना, जैसे मैं कह दूं रीति या रिंकी, जैसे मैं कह दूं रिंकी चलो, रिंकी चलो, भैया एक पद की आवश्यकता हो रही है, और वो क्या पद है मेरे दोस्त, चलो। मैंने कहा कि क्रिया को पूर्ण करने के लिए, क्रिया को अगर हमें पूर्ण करना है तो सिर्फ और सिर्फ हमें किसकी आवश्यकता होगी, एक क्रियापद की आवश्यकता होगी। और जब एक क्रियापद की आवश्यकता हो जाएगी तो उसे ही हम क्या कहेंगे मेरे दोस्त, सामान्य क्रिया कहते हैं। या मैं कह दूं मोहन आया, मोहन आया, या मैं कह दूं चिंटू, चिंटू गया, चिंटू गया, या मैं कह दूं आप लोगों से सुनीता, सुनीता गई। सिर्फ और सिर्फ एक क्रियापद की आवश्यकता आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी मेरी, सिर्फ और सिर्फ किसकी आवश्यकता मिलेगी वीर, आपको एक ही क्रियापद की आवश्यकता देखने के लिए मिलेगी। किसके अंतर्गत, वह है सामान्य क्रिया के अंतर्गत आता है। समझ में आ गई बात। अगर इतनी बात आ गई हो समझ में तो मेरे दोस्त थम्स अप कर देना। मैंने कहा बहुत ही सरल और सहज तरीके से आप लोगों को परिभाषा के साथ उदाहरण दिए जा रहे हैं, ये बात ध्यान रखना। आगे इसके बाद आता है मेरे दोस्त 8 नंबर पर, जिसको हम कहते हैं क्या, सजातीय क्रिया। क्या कहते हैं दोस्त, सजातीय क्रिया। अब आप कहोगे कि सर जी सजातीय क्रिया किसे कहते हैं, इसकी क्या परिभाषा हमारी होती है, उसको ध्यान से एकदम देखिएगा और समझिएगा कि जब एक ही क्रिया शब्द को दो रूपों में लिखा जाता है, मैं कह दूंगा कि जब एक क्रिया शब्द को दो रूपों में लिखा जाए, जब एक क्रिया शब्द को, जब एक क्रिया शब्द को दो रूपों में लिखा जाए, दो रूपों में लिखा जाए, उसे सजातीय क्रिया कहते हैं। क्योंकि स का मतलब हो गया समान, और जाति अर्थात क्रिया का रूप समान जाति में होना चाहिए, ऐसे भी कह सकते हो। ठीक है, दो रूपों में लिखा जाए उसे सजातीय क्रिया कहते हैं,
उसे सजातीय क्रिया कहते हैं। मैंने आप लोगों से क्या कहा? मैंने सिर्फ और सिर्फ आपसे कहा कि जब एक क्रिया शब्द को दो रूपों में हम लिखेंगे तो उसे ही हम मेरे दोस्त सजातीय क्रिया का रूप कहेंगे, या उसे ही हम सजातीय क्रिया कहेंगे। उदाहरण देखोगे तो आपको विदित होगा, आपको पता चलेगा कि हाँ, उदाहरण से देखिए। जैसे उदाहरण मैं कह दूं आप लोगों से मेरे दोस्त कि भारतीय सेना ने, उदाहरण देखिए, मैंने कहा एक ही क्रिया को दो रूपों में लिखना। मैं कह दूंगा भारतीय सेना ने अनेक भारतीय सेना ने अनेक लड़ाइयां लड़ी। अनेक लड़ाइयां लड़ी। अब देख लीजिएगा मेरे दोस्त। देखिए, एक तो लड़ाइयां ये हो गया, एक लड़ी ये हो गया। क्या हो गई? समान दो रूपों में हो गई या ना हो गई मेरे दोस्त? बताओ, क्रिया दो रूपों में हो गई या ना हो गई मेरे दोस्त? इतनी बात का जवाब दो मुझे। इतनी बात का जवाब दो कि क्रिया मेरे दोस्त दो रूपों में हो गई या ना हो गई? बिल्कुल हो गई, बिल्कुल हो गई। या मैं कह दूं और उदाहरण, कैसे? जैसे मैं कह दूं और भी उदाहरण इसी से संबंधित आता है मेरे दोस्त। क्या? कि विराट ने अच्छा खेल खेला। विराट ने अच्छा खेल खेला। यहां देख लीजिएगा मेरे दोस्त, खेल और खेला ये दो रूपों में आ गई। एक साथ क्रिया को दो रूपों में ही देखना है। वह अनेक वह अनेक बोलियां बोलता है। वह अनेक बोलियां वह अनेक बोलियां बोलता है। वह अनेक बोलियां बोलता है। बोलियां और बोलता है एक साथ दो क्रियाओं को, मतलब कैसा? एक ही क्रिया को दो रूपों में लिखना है। ठीक है। या मैं कह दूं, हमने बहुत ऊंची चढ़ाई चढ़ी। हमने बहुत ऊंची चढ़ाई चढ़ी। ये देख सकते हो आप, चढ़ाई और चढ़ी, ये किसका बोध करा रहा है मेरे दोस्त? ये आप लोगों को एक ही क्रिया शब्द को दो रूपों में लिखने का बोध करा रहा है। उम्मीद है आप सभी को इतनी बात समझ में आ गई होगी। एक बार मेरे दोस्त थम्स अप कर दो और देख लो। एक भैया कह रहे हैं उसने अच्छी चाल चली। बिल्कुल, उसने अच्छी चाल चली। चाल चली भैया, एक साथ दो रूपों में क्रिया को लिखना और समान रूप से, वही मेरे दोस्त क्या कहलाती है आप लोगों की? वही सजातीय क्रिया कहलाती है। इतनी बात सबकी समझ में आ गई हो तो एक बार मुझे थम्स अप कर दीजिएगा आप सभी विद्यार्थी। थम्स अप कर दीजिएगा मेरे दोस्त जल्दी से एकदम। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत गजब, बेहतरीन। थम्स अप कर दीजिएगा दोस्त। गुड। देखिए, अगर मैं बात करता हूं, अब आगे चलते हैं। ठीक है। अब देखो मेरे दोस्त, इसके बाद एक आता है आप लोगों का, जिससे कई बार एग्जाम्पल और उदाहरण भी देखने के लिए मिला है मेरे दोस्त, मतलब परीक्षाओं में। जिससे परीक्षा में कई बार उदाहरण देखने के लिए मिला। ज्यादा लंबी कक्षा नहीं जाएगी आज तो, छोटी कक्षा जाएगी, आप चिंता ना करें। ठीक है, पूर्ण हो जाएगा ये आज आपका। क्रियार्थक संज्ञा, आपने देखा क्रियार्थक संज्ञा? कौन सी? क्रियार्थक संज्ञा। इसको देखा है आपने? बताओ, कौन कौन जानता है क्रियार्थक संज्ञा के बारे में? इतना बताओ मुझे, कौन कौन जानता है मेरे दोस्त क्रियार्थक संज्ञा के बारे में? फटाक से बताओ। हैं? फटाक से बताओ भाई, कौन कौन जानता है दोस्त? देखो, ध्यान से देखो। देखिए, क्रियार्थक संज्ञा की अगर मैं बात करूं मेरे दोस्त, इसकी परिभाषा की, तो वो बनेगी आप लोगों की कि जब किसी क्रिया का प्रयोग वाक्य में संज्ञा की तरह किया गया हो। देखो, जब किसी क्रिया का प्रयोग जब किसी क्रिया का प्रयोग वाक्य में संज्ञा की तरह वाक्य में संज्ञा की तरह किया गया हो संज्ञा की तरह किया गया हो संज्ञा की तरह किया गया हो उसे क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। ध्यान देना, उसे क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। भैया, इसमें संज्ञा का प्रयोग होगा, उसे क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। और एक बात आपको ध्यान में रखनी है सभी विद्यार्थियों को, कि क्रियार्थक संज्ञा सदा एक वचन पुल्लिंग रूप में होती है। यह सदा एक वचन पुल्लिंग रूप में होती है। यह सदा एक वचन पुल्लिंग रूप में होती है।
अब आप उदाहरण देखोगे तो पता चलेगा। अब आप मेरे दोस्त उदाहरण देखोगे तो पता चलेगा। उदाहरण क्या होगा इसका? जैसे मैं कह दूं टहलना एक अच्छा व्यायाम है। देखिएगा उदाहरण इसका क्या होगा मेरे दोस्त। टहलना एक अच्छा व्यायाम है। अब देखिए इसमें क्रिया का प्रयोग वाक्य में संज्ञा की तरह किसका किया गया है वो बता रहा हूं। देखिए इसमें क्रिया का प्रयोग यहां पर ये है क्रियार्थक संज्ञा मेरे दोस्त। टहलना, टहलना है यहां क्रियार्थक संज्ञा के रूप में। यही मेरे दोस्त जब किसी क्रिया का प्रयोग संज्ञा की तरह क्रिया किया गया हो उसी को ही कहते हैं मेरे दोस्त क्या? क्रियार्थक संज्ञा। और सदा पुल्लिंग एक वचन होती है। टहलना एक अच्छा व्यायाम है, इसके अंतर्गत आता है। और ये वाला उदाहरण मेरे दोस्त कई बार आया भी है। एक और उदाहरण है मेरे दोस्त जो देखने के लिए मिलता है, कौन सा? टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। ये भी आ जाएगा। क्या है? टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। ठीक है, तो यहां देख लीजिएगा मेरे दोस्त, ये हो जाएगा आप लोगों का। यहां भी क्या है मेरे दोस्त? टहलना ही आप लोगों की क्या है? क्रियार्थक। क्रियार्थक का मतलब होता है कि जो क्रिया वाक्य में संज्ञा की तरह प्रयोग की गई हो, किसकी तरह? संज्ञा की तरह प्रयोग की गई हो, उसको कहते हैं मेरे दोस्त क्रियार्थक। एक और आता देश के लिए मरना गौरव की बात है। ये भी आया है मेरे दोस्त। क्या? देश के लिए मरना, देश के लिए मरना गौरव की बात है। देश के लिए मरना गौरव की बात है। तो मेरे दोस्त यहां पर क्रियार्थक संज्ञा है आप लोगों की मरना। यहां पर क्रियार्थक संज्ञा कौन सी है मेरे वीर? वो है आप लोगों की मरना। और मरना जो क्रियार्थक संज्ञा है वो किसको दर्शा रही है? आपकी जो संज्ञा की तरह प्रयोग मेरे दोस्त आप लोगों की हुई है। किसकी तरह हुई है? संज्ञा की तरह प्रयोग मेरे दोस्त आप लोगों की हुई है। अब लास्ट में मेरे वीर आप लोगों को देखने के लिए इसमें मिलेंगे अनुकरणात्मक क्रिया। कौन सी अनुकरणात्मक क्रिया मिलती है? कौन सी क्रिया मिलती है दोस्त? अनुकरणात्मक क्रिया मिलती है। अब आप कहोगे कि सर जी अनुकरणात्मक क्रिया कहते किसे हैं? तो भैया अनुकरणात्मक क्रिया जो होती है आप लोगों की वह होती है कि जिस शब्दों में या जिसमें शब्दों का अनुकरण हो, जिसमें शब्दों का अनुकरण हो। अनुकरण मतलब दोहराव, रिपीट, है ना, उसको बोलते हैं दोहराव। जिसमें शब्दों का अनुकरण हो, अनुकरण हो, ठीक है, तो उसको कहते हैं मेरे दोस्त अनुकरणात्मक क्रिया। जैसे मैं कह दूं आप लोगों से मेरे दोस्त अनुकरणात्मक क्रिया के अंतर्गत कौन कौन से आ जाएंगे? जैसे आ जाएगा हिन हिनाना, हिन ही नाना, हिन हिनाना। ये आ गया फड़ फड़ाना, फड़ फड़ाना। ये आ गया मेरे दोस्त झनझनाना। क्या होगा? झनझनाना, झनझनाना। या मैं कह दूं मिन मिनाना, मिन मिनाना, मिन मिनाना। या मैं कह दूं मेरे दोस्त खटखटाना, खट खटाना। ठीक है, या मैं कह दूं मेरे दोस्त भिन भिनाना, भिन भिनाना। या मैं कह दूं मेरे दोस्त धड़धड़ाना, या सनसनाना, या थपथपाना। या मेरे दोस्त थरथराना, कांपने को कहते हैं थरथराना। ठीक है, मिनमिनाना, झंझनाना, खटखटाना। ठीक, किसके अंतर्गत आ जाएगा? चरचराना, इसी के अंतर्गत आ जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। बड़बड़ाना भी आ जाता है ना। बड़बड़ाना इसी के अंतर्गत आता है कि कहते ना कि काय के लिए बड़बड़ा रहा भाई, क्यों बड़बड़ा रहा इतना बिना फालतू के, ऐसा ना कहते। ठीक है, तो प्यारे दोस्त आज जो थी आप लोगों की क्रिया की जो क्लास थी वो हो गई है।